उससे ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है। उससे क्या लेना देना जुलाई रेवोल्यूशन से, कनेक्ट करो। तो समझ में आ गई बात। सो जुलाई रेवोल्यूशन में आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ कि जब चार्ल्स टाइम के बाद फिर क्या हुआ, लुईस फिलिप आया सर, नेपोलियन 3। हाँ लुईस फिलिप, उसके बाद नेपोलियन। नहीं वही है नेपोलियन 3 आ गया। नेपोलियन 3। लुईस फिलिप ठीक है, तो जुलाई रेवोल्यूशन के बाद फिर लुईस 18 चार्ल्स देन लुईस चार्ल्स फिलिप। एंड लुईस 3 अलग है ना? अरे लुईस फिलिप और नेपोलियन 3 एक ही है। कुछ हैं? भी सर लुईस फिलिप और नेपोलियन 3 एक है? देखो हाँ। वो ठीक कह रहा है, अभी इसमें देखो ना उसको हमने ले लुईस लिया कर फिलिप दिया। उसको बोर्ड से मार। वो सही कह रहा है, ओटोवन बिस्मार्क। आप वीडियो में देख लो, अलग अलग है। वो तो एक 1830 to 48 था, एक 50 to 70। हाँ तो तेज बच्चे से गाइड कर रही है, क्या पता है? सो राइट। वो मिसगाइड कर रहा है फिलिप आपको। और नेपोलियन 3 एक सर करके। सोच रहे हैं ये लोग अलग सोच रहे हैं तो मैं हाँ मेंटालिटी। लुईस नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये देखो, हाँ। अभी बता दे रहा हूँ। देखो ठीक है, सर पेज नंबर बता दो सर एक बार हमारे बोलो अरे पेज नंबर में नहीं थे। क्या कह रहे हैं। छोड़ो आनंदिता नहीं आई, आगे बढ़ जाते हैं। आपकी इच्छा पूरी होगी। आ जाओ आ जाओ। टेस्ट हो गया और नहीं होगा इतनी लेट मेरे नाम पे जाकर आते ही नहीं ना। ऐसा तुझे भी नहीं टेस्ट हो गया कुछ नहीं है, जितना पढ़ाया था उतना मैं ये नहीं करेगा मेरे आने पे। हम लोग आज पर वेट करते हैं। अरे बता मुझे कौन सा पेज है? मैंने तो 12 सो पिछली खोल दी। बात ना करिए, सर पेज नंबर तो बता दो। ये तो कुछ नहीं बात है यहाँ पे। लुईस 16 आया। आया सर। हाँ सर ये लिखवा दो। लुईस 16 के बाद कौन आया? सर नहीं, मैं तो नेपोलियन बोला था सर रॉबिन्स में मिलियन नेपोलियन 2। थियरी। नहीं डिक्टेटर। सर फिर डिक्टेटर डायरेक्टरी सर डायरेक्ट डायरेक्टरी। सर फिर आया सर नेपोलियन 2। सर डायरेक्टर ही क्या है? अरे वही उसके पांच बाद- लोग वो जो पांच लोगों की होती सो नेपोलियन सर स्पेलिंग बोनापार्ट। मैक्सी पार्ट नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, जो ही नेपोलियन 2 भी कहलाता है। सर नेपोलियन 2 जब ये हार गया तो फिर वहां पर क्या सर आया? लुईस 18 लुईस 18। सर फिर आया चार्ल्स चार्ल्स एंड लुईस फिलिप और नेपोलियन 3। और फिर उसके बाद में कौन है? 10 नेपोलियन फिर इसके बाद फिलिप। लुई फिलिप। लुईस फिलिप और नेपोलियन 3। सर फिर आया नेपोलियन फिर लुई नेपोलियन बोनापार्ट उसका पूरा नाम। सर मतलब अच्छा इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था लुई फिलिप और लुई नेपोलियन। मैं भी कर रहा हूँ। मुझे लगा दोनों एक है। अच्छा, ये 1870 तक रहा। फिर ये कन्वेंशन के समझ में आया? कन्वेंशन एक वो जो वहाँ की असेंबली का नाम है। अच्छा जैसे नेशनल असेंबली हाँ। फ्रांस। तो ये समझ में आ गया। तो ये हमारा फ्रांस का है टोटल, फ्रांस में। अब जरा देखो कि इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी आप 1848 से, सर नेपोलियन की स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, देख लेंगे NA होगा। एंड ए। अरे उधर पे भी सर ब्रैकेट के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो, तो इसमें क्या हुआ, इसके मुख्य कौन थे? दैट इज कैसर विलियम 2। कैसर विलियम एटवन बिस्मार्क। विलियम एडवन ऑटो ऑटोवन बिस्मार्क वन बिस्मार्क। चीफ चीफ मिनिस्टर। जनरल। चीफ हाँ। मिनिस्टर। चीफ दैट इज, जनरल। हाँ बोलिए।
बुक तो बहुत बंद दीजिए। नेपोलियन 3, ये नेपोलियन 3 रहा। और फिर आफ्टर 1870 फ्रेंच बिकेम रिपब्लिक। रिपब्लिक आफ्टर 1870 फ्रेंच बिकम फ्रांस। थर्ड वहाँ पर क्रांति हुई है फ्रांस। ये सर आज मैं पढ़ा था कि नेपोलियन 2 के ड्रॉबैक में वो भी है जो माही ने कहा था ना सर, चलो और सेंसरशिप। वो ये दोनों उसने लोग लगाया थे। था ना, लुईस 16। अब कैसर विलियम 2 था। और यहाँ पर आप एक बहुत वीडियो में देखा ना बात और याद रखनी है कि 7 इयर्स का वार किसके किसके साथ हुआ। 7 ईयर का बाद ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, डेनमार्क, प्रूशिया। क्या वाह, चीन है भाई, ब्रिटेन, इंडिया भी ला देगा। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रूशिया। हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये बड़ी बात, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। क्योंकि प्रूशिया खुद से तो लड़ेगा नहीं। और ये प्रूशियन किंग थे। केसर विलियम केसर विलियम। और चीफ मिनिस्टर। हाँ सर देखिए सब 2 ही फेमस हुए। अच्छा अब ये देखो यहाँ पर यहाँ की जो नेशनल एलिगरी है उसका क्या नाम था। जर्मेनिया। नेशनल एलिगरी का किसने चित्र बनाया। कार्ल फिलिप वेट था ना? फिलिप वीट। फिलिप वेट था। फिलिप वीट। 1848 में बनाया था। जर्मेनिया सर ये रिकैप है क्या? सर ये Made by 23 पे देखो। फिलिप वीट। फिलिप वीट ने इनका बनाया। इनकी असेंबली कहाँ पे हुई। वो चर्च में सेंट फ्रैंकफर्ट चर्च में और जगह थी फ्रैंकफर्ट। असेंबली फ्रैंकफर्ट में यूनिवर्सिटी भी है। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हाँ और सेंट पॉल चर्च। और कितने लोग पहुंचे थे। 831 पार्लियामेंट 831 इन सेंट पॉल चर्च with 831 elected member presided by बोलो and it is presided by केसर विलियम। हाँ केसर विलियम और पीछे केसर विलियम 4 बैठा था। ठीक है। जिनको वो इलेक्टेड मेंबर्स ने बहलाया फुसलाया था और उसने बोला कि मेरी ड्यूटी भी ना बने। ठीक है अब ये बताइए कि ज़ोल्वेनिन क्या था। इट वाज कन्फेडरेशन। क्या था सर? ये 39 स्टेट्स की एक संस्था थी जिनके बीच में कोई सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी और उनमें मुक्त व्यापार होता था, फ्री ट्रेड। उनके बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कोई टैक्स नहीं। अच्छा मतलब सब 39 स्टेट्स में कहीं भी जाके व्यापार कर आपस सकते हैं। आपस में कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स which were free from custom ड्यूटी चार्जेस। कस्टम ड्यूटी थी, फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी फॉर फ्री, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाँ सर गेट के रिस्ट्रिक्शंस किसे थे? अभी बताता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ सुना हुआ है। सर वो नेपोलियन ने हटाया था गेट रिस्ट्रिक्शन और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। हाँ हाँ बता रहा हूँ। गिल्ड गिल्ड के नीचे GUILD गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ। नहीं होता है। ये भी वो भी सीमा शुल्क की तरह ही डी कुछ। होगा। गिल्ड होता है वो। कौन से वीडियो से देखा? 37 मिनट्स का। मैं तो डिग्रास देखता हूँ। कौन से वीडियो देखा? मैं सर लाइक 37 मिनट्स का देखा। अरे मेरा मोबाइल मैं तो डिग्रास ही हेलो बच्चों। उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ इस वाले लेक्चर में नहीं। चलिए सो शॉर्टेस्ट वीडियो। इतनी बात हम लोगों ने देख ली है। अब देखिए सनलाइट हाँ वही देखा मैंने वही है सर
लेके जा वीडियो बनाते बहुत गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। सर स्पेलिंग बता दो। आईडी है। हाँ सब बोलो गिल्ड मतलब क्लैन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। According to Tupper Learning, guild restrictions refers to certain restrictions imposed under the association in terms of trade or manufacturing. गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या था? The Association of Craftsmen or Merchant who followed same craft and profession. Guild usually existed in medievally. बात नहीं सुन रही हो फिर? So ये craftsmen का एसोसिएशन था जो वहाँ पर रहते थे और मर्चेंट्स का, ठीक है, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। आप कसीदाकारी करते थे, क्राफ्ट बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, हाँ। कुछ भी, और मर्चेंट का एक एसोसिएशन था। तो गिल्ड्स यूजुअली एग्जिस्टेड इन मेडिवल पीरियड, ये मध्ययुगीन काल में गिल्ड चलता था। द मेन एम ऑफ फॉर्मिंग गिल्ड वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। यानी जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि किसी एक देश का सामान उसी देश में बेचा जाएगा, तो उससे क्या होता था कि अगर दूसरे देश का सामान सस्ता है वो वहाँ आ गया, मान लो चाइना का सामान यहाँ आ गया, तो यहाँ जो सामान महंगा भी बन रहा है तो यहाँ सब लोग उनका व्यापार चला जाएगा क्योंकि लोग सस्ता खरीदेंगे। तो लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया था ट्रेड का, कि कहीं का भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग सिस्टम, फ्री ट्रेडिंग सिस्टम हो तो नहीं वो अपना सामान सस्ता यहाँ बेच सकते हैं। अगर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हट जाता है तो दूसरे देश की मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपना मैकडॉनल्ड का बर्गर यहाँ बेच सकती हैं सस्ता। तो उससे क्या होता है कि फिर यहाँ भी लोगों में कहेगा कि हमें भी ऊंचा उठना है, और नहीं तो क्या है कि महंगा बन रहा है तो हमारे यहाँ काम आ रही है, हम 10 में बेचें शायद 30 में बेचें, लोगों को तो यहीं का खरीदना है। तो उससे लोगों को फ़ायदा नहीं होता है बल्कि व्यापारियों को फ़ायदा होता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मॉडर्नाइजेशन किया था तो उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब है किसी देश का बना हुआ सामान उसी देश में बेचना। एक बार बता दो। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। सो अब यहाँ पर ये देखो, लिख लो, नेपोलियन बोनापार्ट removed guild, सर ये सब कोड ऑफ 1804 सिविल कोड ऑफ ठीक है। इन दिस नेपोलियनिक कोड जो एसोसिएशन होती है, किसकी एसोसिएशन? एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स, उसमें पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू impose heavy custom duty on produce of other countries या products produce of other countries, so that commodities of those countries could not get access in indigenous market, could not get access in local market। बात समझ में आ गई? यानी जो लोकल व्यापारी हैं वो गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालते हैं कि हम तुम्हें इतना चंदा देंगे, ये देंगे, जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप कहेगा कि बाहर से तेल मत आने दो, फिर तुमको तो जिता ही देंगे, 2 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ हम भी दे देंगे, जीत जाए। लेकिन हमारे यहाँ का जो चीज़ है यही बिकने दो। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो दूसरे देश की कस्टम ड्यूटी अगर है, जैसे खजूर आ रहा था पाकिस्तान से, अभी की बात है, पिछले हफ्ते, तो गवर्नमेंट ने 300% लगा दिया कस्टम ड्यूटी। अगर 1 रुपये का है 300%, तो 1 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का कर लगेगा, 4 रुपये का खजूर बिकेगा। तो वो यहाँ पे खरीदेगा ही नहीं कोई, तो वो यहाँ पर कोई लेगा फिर 4 रुपये खजूर, भैया हम नहीं लेंगे, ले जाओ। तो ऐसा गवर्नमेंट का आता है, वहाँ पर करता है। सब एक ही चीज़ है। जो उधर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है तो वो सब वो खजूर के लिए फेमस है। कश्मीर भी तो है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझ में आ गया ना? हो हम आगे बढ़ते हैं। सर मतलब अगर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन होता है तो बाहर के चीज़ें इंडिया में नहीं आ सकते।
आती हैं वो हैवी कस्टम ड्यूटी, जैसे 2,000 की चीज़ें में 4,000 की पड़ रही है। अगर कस्टम ड्यूटी फ्री होता तो कितना अच्छा होता। ये तो सर आपने बहुत पहले मंगाया। देखो कभी भी मंगाओ, सब जगह का अमेजन है अलग अलग है। इंडिया का अमेजन अलग है, अमेजन फ्रांस खोलो तो अलग है। तो हमको जब अमेजन इंडिया खोलते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, फिर अमेजन फ्रांस खोलना पड़ता है, अमेजन इटली खोलना पड़ता है, ग्लोबल अमेजन खोलना पड़ता है, तब उसमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसमें अलग अलग कस्टम ड्यूटी होती है और उसमें आने में 45 दिन लगते हैं। उसमें हमें अपना आई कार्ड सब कुछ उसमें दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड की हाँ हम यहाँ पर वो हैं, और उसके सामने भी प्रोड्यूस करना पड़ता है जो देने आता है, तब फिर वो हमें मिल पाता है। सीमा शुल्क भी पे करना पड़ता है। अरे सर इतना झंझट, सर नकली बनवा लो, हाँ नकली बनवा लो 200 का फिल्म बनाएगा आँख। देखो ये चीज़ें हमें पहले आप आए नहीं थे हमारे देखो ये सब हो जाता है। उसके बाद आता बैक में 20 रुपए। काम साफ नहीं है, क्या है सर? इनका काम साफ नहीं, देर में बताते हैं। सर आपको कभी कुछ फर्जी काम चलो क्या करता है कैसे क्वेश्चन? फर्जी काम किया। ऐसा हुआ है क्योंकि एक बार हमारे यहाँ दही नहीं था तो हमने पानी में चूना मिला के पीते थे। फर्जी वाला तुम करते रहे, इस दिन वो सो जाता है इसलिए। पी गया मजे से। सर वो केसर मैडम सेकंड के आगे ज़ोलवेरिन रोज इन यूरोप। चलो सर ज़ोलवेरिन उसके आगे का है क्या? ज़ोल्वरीन बता दिया ना आपको कि ज़ोल्वरीन किसे कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड हाँ ये इतने देश की इन सबको उसने मिला दिया था, जितने कंट्री से सबको मिला के इसने एक बड़ा जर्मनी बनाया। देश है। सर एक मूवी का नाम ज़ोल्वरीन उनकी संस्था है जो 39 स्टेट्स थे, टेरिटरीज थी, जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था। उस संस्था का नाम क्या रखा गया? ज़ोल्वरीन। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। सर समझो नहीं ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? ज़ोल्वरीन। अब प्रूशिया का किंग सबके पास गया, बोले जब हम सब फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों ना मिल ही जाएं। और उन मिलके लोगों ने लड़ कहा हाँ मिल जाएंगे। फ्रांस ने कहा कि नहीं हम तो नहीं मिलेंगे, हमारे तो नेपोलियन नहीं करवाया था, तुम हम ही को मिला लोगे अपनी। तो उसने कहा लड़ाई करो फिर। तो इस तरीके से लड़ाई करो। ऑस्ट्रिया की भी अपनी बड़ी बात थी। उसने कहा उसने कहा हम तो हंगरी और ऑस्ट्रिया मिल के है स्वर्ग हम पाए हैं, तुम इतने बड़े को अपने में मर्ज करना चाहते हो, हम तो नहीं मर्ज होंगे। तो फिर मर्ज और कर फिर इसके बाद तीसरी कौन सी थी? तीन से लड़ाई की थी डेनमार्क। तो वहाँ गायें थी जो 4-4 बकेट दूध देती थी। ओह। सर मतलब ये तीनों एक साथ मिले? क्या ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाया, सब थोड़े ना मिला दिया, तो फ्रांस थोड़ी ना होता। नहीं लड़ाई की, उनसे जीता, उनमें भी प्रतिस्पर्धा हो रही थी उन जगहों को जीतने की। सर आपको उसका रेट मार चलो इनकम टैक्स अब जरा देखो, ये जैसा कि ये बता रहे हैं फ्रॉम डायनेस्टी, फ्रॉम द मोनार्की, कैसे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म आया। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखेंगे कि लोगों ने कैसे इसके लिए रिवॉल्व किया और फ्रेडरिक सेरियू ने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें दिखाया कैसे फ्रांस लीड कर रहा है दूसरे कंट्रीज को नेशनलिज्म गेन करने के लिए। फ्रांस ने बहुत पहले रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, बहुत आगे आ गए। बोलो इतने तक आ चुके हैं। लास्ट राजा ये कौन है? नेपोलियन नहीं, उसके बाद नेपोलियन थी के बाद फिर से फ्रांस में थर्ड रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद फ्रांस फुल फ्लेज एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन बास्टील जेल का है, सेकंड रिवॉल्यूशन जुलाई 1830 का है और थर्ड रिवॉल्यूशन नेपोलियन थ्री के समय का है। सब जानते हो किंग था। और आप You can see Tuileries Palace को लोग कैसे अटैक कभी तो करते पता हैं। है? हाँ सर हाँ बेल्जियम रिवॉल्यूशन कुछ नहीं। तो अब देखो ट्यूलिरीज पैलेस पर अटैक यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो वहाँ का एक दूसरा महल था, एक प्रिंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज था और एक पैलेस ऑफ ट्यूलिरीज। हम फ्रेंच अब देखो नमस्ते बच्चों, हाउ नेशनलिज्म रो यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक। ये कौन है? गैरी मैंने यूनिफिकेशन हुई सिर्फ किया। बहुत अभी अब हम लोग अभी यहाँ पे
मैं यानी दिस इज द एलिगरी। ये कैनवास पेंटिंग बनाई गई जर्मेनिया की, जो फ्रैंकफर्ट चर्च में लटकाई गई, जिस समय इलेक्टेड मेंबर्स अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो ये लटकाई गई। वहीं ये शपथ ली गई, बोल दी गई कि हम जर्मनी को, जिनका कॉमन एथिक्स है, ये एकीकृत करेंगे। जरा सुन लो, ठीक है। तो इनका जो हॉल ऑफ मिरर्स है, ये इटली का दिखा दिया बीच में, विक्टरी मेमोरियल। अब हम इसके बाद देखेंगे that is, क्या देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो वो भी हॉल ऑफ मिरर्स है, जो इन्हीं के फ्रांस में पैलेस ऑफ असली से उसमें दिखा जाएगा। बीच में गलती से फिगर आ गया। हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो चुका है, जब प्रूशिया का जो राजा था वही जर्मनी का राजा बन गया। 1871 आखिरी दिन नहीं है, इसके बाद अभी वहाँ रिपब्लिक आना बाकी है, जो कि आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। अभी तक हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा है, लेकिन वहाँ का नेशनलिज्म नहीं पढ़ा है, वहाँ रिपब्लिक नहीं पढ़ा है, ठीक है। और आज भी जर्मनी में चांसलर ही रहता है। समझ में आ गई कि चांसलर सबसे बड़ी पोस्ट है? अभी रहता है। जब यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो उसके बाद भी वहाँ मोनार्की आ गई। वहाँ पर जो कैसर विलियम II था, वो वहाँ का एम्परर बन गया क्या? जो भी वहाँ पर था, मान लीजिए नेशनल असेंबली बनी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का राजा बन गया। कैसर विलियम II, वो कल लिखा था कि नहीं? लुईस 18 बना था ना। देखो, अभी हम लोग जर्मनी पढ़ रहे हैं, एक साथ मत मिलाइए। तो कैसर विलियम II वहाँ का बन गया, और और उसने भी अच्छी खासी पोस्ट ऑटो वन बिस्मार्क को दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर ये काम हो गया। लेकिन ये काम अधूरा है, क्योंकि अभी भी वहाँ रिपब्लिक नहीं आया है। जैसे फ्रांस में हमने पूरा पढ़ लिया है, फ्रांस में पढ़ने को कुछ नहीं है 1870 के बाद, वहाँ रिपब्लिक आ चुका है। थर्ड रिवोल्यूशन के बाद फ्रेंच फुल फ्लेज रिपब्लिक हो गया। यहाँ 71 तक अभी सिर्फ कितना काम हुआ है? एकीकरण का, जर्मनी के एकीकरण का या यूनिफिकेशन का काम हुआ है। अभी वहाँ पर रिपब्लिक होना या गणतंत्र आना बाकी है। तो उसके लिए हम 11th में जाएंगे तो हिस्ट्री पढ़ेंगे। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई ना? इट इज ओनली फॉर अप टू यूनिफिकेशन। तो हम यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं, फिर यूनिफिकेशन में भी आइदर ऑन द एथिक्स ऑफ लैंग्वेज और द कॉमन कल्चर। यहाँ पर कौन से दो ब्रदर्स है जिन्होंने ग्रीन ब्रदर्स ने ये काम किया, ठीक है। फिलिप क्विक किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, 1848 में। तो उन्होंने जर्मेनिया की पेंटिंग बनाई थी। सर अभी आएगा ना फोटो? हाँ। अब हम देखो आगे पढ़ते हैं इसमें। अल्टीमेटली विक्टर इमैनुअल II along with the continuation of Otto I Bismarck unified Germany। क्या यही अंतिम चाहते थे जर्मनी नहीं ना? रिपब्लिक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लीडर जो सांसदों को कोई मारे, इतना होने के बाद भी जर्मनिया उदास पड़ी। इट इज की बात है 1850 ग्रेट डिप्रेशन में जर्मनी वेयर जर्मेनिया वाज शोन। मारता कोई थोड़े ना था। इट वॉज ए काइंड ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और कार्टून की वो मारता था। हाउएवर वो एक टेररिज्म नहीं था, जैसे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है कि नहीं? उसी तरीके से उसका एक टेरर था। किसी चीज का मतलब किसी की बात ऊपर नहीं रखता था। इतने 31 इलेक्टेड मेंबर्स थे, वो अपनी ही बात चलाता था भाई। उसी का ही होल सोल था, उसने यूनिफाई किया था, ठीक है। तो वो क्यों मारेगा ऐसे? किसी को कोई मारता है क्या? उससे दिखाया गया है। अब आगे देखो। people. This is the unification of Germany, the grand procession which has taken place. Now, Reichstag, Berlin, Germany is the new building where the French Parliament is. ये नई बिल्डिंग है रीचस्टैग। तो ये वहाँ का संसद भवन है, जैसे हमारे यहाँ का दिल्ली में है। तो बोलो जर्मनी का क्या हो गया? ये तो एक लोकल था, टेम्पररी, जिसको हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा करते थे। एक चर्च था, चर्च कोई वो तो संसद नहीं हो सकती। तो वहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है? ठीक है। हमारे यहाँ की पार्लियामेंट का नाम संसद भवन। तो अब ये देखिए, ये
काफी बड़ा है। अगला अगला फिगर देखो। nowadays, Gajendra- so this is the reach सब stack सिखाओ नहीं दूसरों को। parliament. जर्मनी पार्लियामेंट ये। को reach stack parliament भी कहा जाता है। सर ये क्या लिखा है? This is the grand building of that रीच स्टैक पार्लियामेंट जो कि 1999 में बनकर तैयार हुई। अभी हुई है 20 साल पहले, 1999। ये देखो रीच स्टैक। So it is all overview of that French parliament known as Reichstag parliament. This is the place on the name it is said. अब देखो This is total ये क्या बताया गया है। सो दिस इज यहाँ पर दिखाया गया जर्मनी का किस तरीके का 3D मैप है, कैसा एरिया प्लेन है कि कैसा है, ये सब कुछ दिखाया गया जर्मनी का मैप। ठीक है। सो territory of Germany within Europe. अब देखो ये क्या बताया गया कंजर्वेटिव और लिबरल्स में अंतर था कि कंजर्वेटिव ये हम चाहते अलग थे से कि दिखाएंगे। राजा लोग Conservative शासन करें, लिबरल्स चाहते थे कि लोगों के हाथ में पावर आए। तो इन दोनों का रिजाइम अल्टरनेट फ्रांस में रहा। फ्रांस में कभी लिबरल्स आए तो कभी कंजर्वेटिव्स आए। नेशन की क्या अवधारणा है, अर्नेस्ट अर्नेस्ट रेनन ने रेनन क्या ने, बताया? अपने नोट में What is आपके a बुक में nation? दिया। ये अभी हम आपको दिखाएंगे। What is the nation? It is a culmination of long past endeavor. लोगों ने जो मेहनत की है, देखो संघर्ष किया है, ये साझा आपके बुक में संघर्ष। लिखा है अर्नेस्ट रेनन ने कि कल्मिनेशन, सुनो, कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडीवर, लोगों के सम्मिलित प्रयास का लंबा इतिहास ही नेशन की अवधारणा प्रस्तुत करता है। यानी इट इज ए कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट। सुन तो लो, कल्मिनेशन का मतलब है कि सबको अगर मिला लिया जाए, कल्मिनेट कर लिया जाए, लॉन्ग पास्ट एंडीवर, बहुत प्रयास जो किया हमने, उन सबको अगर मिला दिया जाए, देन ओनली इट इज गिविंग फ्रूट्स ऑफ मतलब नेशन। क्या हुआ? यानी हमारा बहुत लंबा पुराना इतिहास और लोगों का प्रयास, यदि प्रयास के बिना नेशन नहीं बनेगा, नहीं तो कोई आपके नेशन पे हमेशा मोनार्क बना रहेगा। सो कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडीवर, कल्मिनेशन का मतलब सारी चीजों को एक साथ कन्वर्ज कर दो, जैसे कॉन्वेक्स लेंस वो कहता है ना कल्मिनेट। सो एवरीथिंग व्हेन गेट कन्वर्ज्ड अलोंग विद आवर एंडीवर, देन ओनली, ये अर्नेस्ट रेनन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, जो उनकी किताब थी, वो है ना? फ्रूट बनाता है और ये लाइन आपकी बुक की है, ये हमें लिखनी भी होगी। लिखा है? हाँ सर ये है। अब देखो। अब उसके देखिए। बाद एक नेशन बनता है। अब So, ये the liberals, some of the liberals, जैसे हम देखते हैं कि लुई फिलिप एक लिबरल था और चार्ल्स टेंथ एक कंजर्वेटिव था। ये क्या दिखाया इस गया? तरीके से वहाँ पर देखो, मैंने कहा था ना जर्मनी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। आप लोग कहोगे कि भाई जर्मन कन्फेडरेशन था जो 39 कंट्रीज का, क्या इसने थोड़ा हिस्सा फ्रांस का ले लिया, थोड़ा ऑस्ट्रिया का, इन दोनों को तो जीता ही फ्रांस का था। कहाँ लिया? आप देखो डेनमार्क में भी एक रंग बना हुआ है, 3 देशों को जीता था कि नहीं ऑटो वन बिस्मार्क ने, तो डेनमार्क का भी ये पर्पल कलर बना है कि नहीं? सर लेकिन इसने प्रूशिया को और थोड़ा ऑस्ट्रिया का कितना बड़ा रीजन ले लिया, नहीं? हाँ। फ्रांस का कहाँ लिया? ऑस्ट्रिया वो सर ऑस्ट्रिया ऐसे से दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा लिया जरूर होगा। सर वैसे ऐसे दिखाया जा रहा है, फ्रांस से उसने युद्ध किया, तो कुछ न कुछ अगर नहीं किया, युद्ध तो और हुआ, फिर रशिया पोलैंड में दिखा मतलब अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए कि हम इसमें हैं, तो युद्ध हुआ और उसमें फ्रांस हार गया, तो ये जीत गया। सर इसमें सर प्रूशिया आ जाए क्यों? क्या रूसिया रूसिया की तरह जर्मनी आधा तो का है वो तो और बढ़ गया है। अब देखो वो और बढ़ देख गया है। प्रूशिया जर्मनी होता है, प्रूशिया उसमें रूसिया, अरे प्रूशिया जर्मनी एक ही है। हाँ नहीं ये बात सही है, मैप का मतलब आधा दिखाया जा रहा है। सो ये देखो, that is, ये क्या दिया है, बाउंड्री ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन। क्या ये लाइन आप नहीं पढ़ रहे हो? हाँ सर। बाउंड्री ऑफ जर्मन सर जिन, सुन लो भाई प्राची, सुनिए, तो जर्मनी में जो कन्फेडरेशन थी, जो जॉल्वरीन में आते थे, जिनकी संस्था थी, उनकी बाउंड्री है कन्फेडरेशन, समझ ये रहे ना भी हैं? उनके पास जो जॉल्वरीन थे, तो जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ये उनकी कन्फेडरेशन। समझ में आई बात कि नहीं? फिर बाद में उसने जो जीता उसका मैं देख लेंगे कि उसने क्या जीता, वो मैं आपकी बुक में भी दिया होगा।
कि जर्मनी जीत गया तो उसने कितना हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। समझ में आई कि नहीं? ये क्या है? चलो, तो ये आपका यहाँ पे क्या दिखाया गया है? जर्मन कन्फेडरेशन है, हो सकता है वो जीत गया। आगे अगले अगले इसमें जो भी पीडीएफ में बताया जाए, उसमें हम देखें क्या कहता है। नील शासन होता रहा, लिबरल और कंजर्वेटिव का। ये यूनिफिकेशन है और जनरल कन्फेडरेशन, यूनियन कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी है कि 39 कंट्रीज का जो एक ग्रुप है जिसे जॉलवरीन कहा जाता है, उसका कन्फेडरेशन। क्या अर्नेस्ट रेनन वाज ए जर्नलिस्ट जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। कौन था? अल्टीमेटली जनरल नेशनल असेंबली जिसे हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं, उसने विलियम फोर्ड से सर अर्नेस्ट रेनन कौन? देखो अभ्यास देखो। कमेमोरेशन एक यादगार बॉक्स बनाया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूरोप में ये तो हो गया थोड़ा सा इटली का। ये कहाँ पे था? ये ना, यहीं से देख लें। खान ने अपने नोट में आपकी बुक में दिया है कि व्हाट इज द नेशन। इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडीवर। लोगों ने जो मेहनत की है, संघर्ष किया है, साझा संघर्ष, उसके बाद एक नेशन बनता है। सो द लिबरल्स, सम ऑफ द लिबरल्स, जैसे हम देखते हैं कि लुई फिलिप एक लिबरल था और चार्ल्स टेन एक कंजर्वेटिव था। तो इस तरीके से वहां पर अल्टरनेट शासन होता रहा, लिबरल और कंजर्वेटिव का। ये यूनिफिकेशन है और जनरल कन्फेडरेशन, यूनियन कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी है कि 39 कंट्रीज का जो एक ग्रुप है जिसे जॉलवरीन कहा जाता है, उसका कन्फेडरेशन। कार्ल वाकर वाज ए जर्नलिस्ट जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। कार्ल वाकर, ठीक है ना? जनरल नेशनल असेंबली जिसे हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। देखो अभी एक अर्नेस्ट रेनन ने बताया कि नेशन क्या है, और दूसरा कार्ल वाकर भी आपकी बुक में है। कौन सा पेज में सर? कार्ल वाकर का चित्र हाँ कार्ड का एक नाम था। नाम है तो हम फिगर दिखा देंगे उसका चित्र। उसने भी एक बॉक्स में लिखा हुआ है, कार्ल वाकर ने भी नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये है कार्ल वाकर। फेडरेशन ऑफ जर्मनी है कि ऐसा। 39 कंट्रीज का जो एक ग्रुप है जिसे जॉलवरीन कहा ये देखो कार्ल वेकर, ऐसा नाम दिख रहा है कहीं? कार्ल वेकर, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो उसने बताया राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग। ठीक है, इसको ये कहीं ना कहीं अलग से मार्जिन में अरे दिया मैं तो हुआ है। नेशनलिज्म कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपकी बुक में ये हम दिखा देंगे, कहीं ऐसे साइड में लिखा होगा जहाँ पर है कार्ल वेकर के बारे में। आगे देखें। सो हैं ये है ना कार्ल वेकर। तो अभी हम लोगों ने जर्मनी में क्या क्या देखा बताइए। एक अर्नेस्ट रेनन ने कौन सी बुक लिखी? What is nation? सो अर्नेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग चित्र बना रहे हैं, पेंटर्स हैं, जो राइटर्स हैं, इन्होंने ही जर्मनी को या किसी भी चीज को बदला है। हैज रिटन अ बुक, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज द नेशन, ठीक है। एंड उसके अलावा कार्ल वेकर ने क्या किया? सर कार्ल वेकर देखो कार्ल वेकर ने बहुत सारी चीजें की हैं। What is a nation? Sir, what is the name? What is a nation? ओके, व्हाट इज अ नेशन। सो इन्होंने बताया, क्या बताया? सर अर्नेस्ट रेनन की स्पेलिंग सर ये स्पीकर थे ना पार्लियामेंट में। क्या चीज लिखनी चाहिए? ए और ई नहीं, What is a ERNST दिया हुआ। ई आर, हाँ ERNSTRENN? ठीक है। अब यहाँ देखो कार्ल वेकर वाज, ये कौन कौन था? NEST नहीं NST? एनएसटी। अच्छा अब बताइए कार्ल वेकर क्या क्या था? सो ही वाज पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर और इलेक्टेड पॉलिटिशियन था। सर अर्नेस्ट रेनन तो फिलोसोफर था जिसने ये फिलोसफर होगा। और ये कौन था? पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्पेलिंग क्या है? अर्नस्ट रेनन, ERNST।
elected member of parliament. He has demanded more rights for इसके लिए citizens. He has demanded, और उसने बताया कि जो नेशन है वो एक नेचर के दिया हुआ बिल्कुल मौलिक चीज है. इट इज सो फंडामेंटल. ठीक है, सो मतलब ये बहुत मौलिक चीज है. नेशन तो होना ही चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वेरियस. यस, कार्ल वेकर. और सर एक बार क्लियर कर दो व्हाट इज द WEL हाँ, CKER WEL. तो ये तो कार्ल वेकर हो गया. जो भी है बुक में देख के ये लोग बता रहे हैं. Sir, what Right for citizen. Or what is the nation? What is a nation? What is a nation? सर एक बार क्लियर करो. भाई अर्नस्ट स्टेनर ने ये किताब लिखी और कार्ल वेकर ने बताया कि लोगों को जो ज़्यादा राइट्स चाहिए और जो नेशन है वही एक बेसिक अवधारणा है. दैट इज द वेरी फंडामेंटल. जो प्रकृति ने बनाया वो नेशन ही बनाया है. अब आगे देखो, सर समझिए. कुछ नहीं इसमें क्या दिखाया बताओ. कि इन्होंने बताया कार्ल वेकर, देखो स्पेलिंग देख लो, कार्ल वेकर है. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि टू पार्टिसिपेट द न्यू फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी. इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, भले ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो, कुछ ना कुछ बनाया. अब आगे जाता है उसका कन्फेडरेशन. कार्ल वेकर वाज ए जर्नलिस्ट जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की. अल्टीमेटली जनरल नेशनल असेंबली जिसे हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं, उसने विलियम फोर्ड से बोला कि आप हमारे अंडर में शासन करें, लेकिन इसने मना कर दिया. विलियम फोर्ड, केसर विलियम वन लास्ट में जर्मनी का किंग बना. ये प्रूशिया का राजा था और केसर विलियम वन केसर लास्ट विलियम में टू बना जर्मनी होगा. का किंग बना. क्यों? ये गलती से हमने बोला केसर विलियम टू जो था वही राजा बन गया, क्योंकि उसी का था. ठीक है, अब ये देखो, ये जो साइड में दिख रहे हैं ये किसके चिन्ह है? क्या ये वही 39 कन्फेडरेशन है हाँ जिनका साइन किसी का मुंह बना हुआ. जो भी बना हुआ हो वो कन्फेडरेशन में मुंह क्यों बनाया इंसान? मुंह का मतलब है जो उनके नेता थे उन सब का नाम उनका भी दिखाया गया. और ये है क्या सर? ये एक सिक्का है कमेमोरेशन के लिए. कोई क्वाइन जिस समय ये मिल करके वहाँ जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ ना, तो यादगार के रूप में सिक्का जारी किया जाता है, तो उस कमेमोरेशन के लिए है. उसमें जितने लोग मिल गए वो दिखाएगा, और भी सबके अपने अपने सिंबल होंगे, देखने से पता चलेगा. ठीक है, बहुत सारे एंजल्स हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं. आगे देखो कि प्रूशिया ने ही जर्मनी को एकीकृत किया था, तो प्रूशिया ही जर्मनी कहलाया. और सारे कंट्रीज ने मिलकर एक कमेमोरेशन, एक यादगार. ये इटली का नक्शा है. इटली देखो नीचे. यूनिफिकेशन ऑफ इटली. यूरोप में एक घटना ने दूसरे को प्रभावित किया और इटली में भी इसी तरीके. तो इटली में विक्टर इमैनुअल 2 है. तो विक्टर इमैनुअल 2. अब इटली के बारे में 2-4 लाइनें लिखते हैं. सर ये सारे टू ही तो इतने फेमस हुए, वन का तो कोई जिक्र भी नहीं हुआ. नेपोलियन 2 फेमस हुआ है, कैसर विलियम 2 फेमस हुआ है, और विक्टर इमैनुअल 2. और धीरे धीरे फेमस होते होते वो फेमस हो गए, फिर धीरे धीरे सर वो बताओ. नहीं हुआ. चलो अब देखो, सर मैं कैसे लिखूं? अभी हम फिर से लिखाएं ये सारी चीजें, ये इम्पोर्टेंट है. अब ये देखो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखो. कैसे राष्ट्रवाद ये का कौन है? उदय हुआ. सर यूसीपी मजीनी जिसने यंग. ये देखो गुस्सीपी मजीनी, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ सर इटली. इसने 2 सीक्रेट हाँ. सर पहले ही किसी में ज्वाइन हुआ. सर कार्बोनरी. सर पहले ही कार्बोनरी में ज्वाइन हुआ. हाँ चलो सर ये जियोना में 1807 में हुआ. हाँ जेनो. ओके. जेनोआ. नाउ और ये इटली रिवॉल्यूशनरी था. And he believed in formation of unification of India. चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हाउ इटली वाज यूनिफाइड. इटली वाज स्कैटर्ड इन वेरियस डायनेस्टिक स्टेट्स. ये देखिए
जो यूरोप का निचले का हिस्सा था वो इटली था, और ये कौन थे? सार्डिनिया, पिटमन। वैसे यूरोप ऊपर भी है, लेकिन इसके बीच में क्या था? 3 ये देशों रोम में का हिस्से में था, ये किसके हिस्से में था? ऑटोमन एम्पायर। एम्पायर, यानी जो सुल्तान लोगों के अंडर में था। सुल्तान होते हैं ना मुस्लिम लोग। और ऊपर खलीफा। खलीफा सुल्तान लोगों और के हैं? सर पोप भी हाँ, था। ये बहुत अमीर होते हैं। एब्स, बर्ग। और सर बीच में क्या पोप रूल था? हाँ ये पोप का रूल था। और ये सार्डिनिया, सार्डिनिया पिटमोन। सर इन्होंने पोप को ऐसे ही छोड़ दिया था ना, क्योंकि वो वहाँ पे सर ऐसे पोप क्या छोड़ था? दिया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर इसीलिए पोप क्या था? जैसे था ना पोप। इनका क्या होता है कि जो सबसे बड़ा रिलीजियस हाँ, लीडर होता है क्रिश्चियन में। क्रिश्चियनिटी में वो पोप होता जैसे है। व्हाइट कलर का सब वो पोप होता है। सब हाँ, पोप तो स्पेलिंग के लिए उसको एलियन तो वही अब जरा देखो ये कौन है? सबसे पहले दूसरी मस्जिद। गुस्सीपी मजीनी के बारे में समझिए, चेक करो। सर एक क्वेश्चन पूछा सर। गुस्सीपी मजीनी के बारे में अभी समझो। सर ये नहीं सर, सर यूरोप और यंग इटली की सुनिए, अवधारणा प्रस्तुत की। गुस्सीपी मजीनी वाज ए फिलोसोफर एंड रिवोल्यूशनिस्ट। तो इसने इटली की यूनिफिकेशन में लोगों को, मिडिल क्लास पीपल को जागृत ये किया। 2 डेट्स हो चुके थे 1805 इतने पे जिया इतने पे मरा। अब आगे 1807 यंग इटली का फाउंडर इसी को कहा जाता है, ठीक है ना? और सारी कंट्रीज ने मिलकर एक कमेमोरेशन, एक यादगार वर्ष, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूरोप में एक घटना ने दूसरे को प्रभावित किया और इटली में भी इसी तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। गुस्सीपी मजीनी जिसने यंग यूरोप और यंग इटली की अवधारणा प्रस्तुत की। सो गुस्सीपी मजीनी वाज ए फिलोसोफर उस तरीके से 67 ईयर्स तक किया। इसने इटली की यूनिफिकेशन में लोगों को, मिडिल क्लास पीपल को जागृत किया। गुस्सीपी मजीनी, ये देखो यंग इटली का फाउंडर इसी को कहा जाता है। सो गुस्सीपी मजीनी इट इज द फाउंडर ऑफ यंग इटली। देखो इसके बाद क्या बताया गया? फाउंडर ऑफ यंग यूसेप्पी। सर गुइसिपी गैरिबाल्डी जी कौन थे? अभी बता देंगे। जो गैरिबाल्डी ने यहाँ के लोकल लोगों को लेकर, वो योद्धा थे, उसने कुछ योद्धा? हाँ उन्हीं के लोगों को लेकर इनको हरा दिया खलीफा को। रोम ने अपना साम्राज्य अपने आप दे दिया, और बाकी जो गुस्सीपी मजीनी है उसने यहाँ और यहाँ के लोगों को मिलने में मदद की। जो सार्डिनिया नहीं, पिटमान सर, का ऐसा राजा था थोड़ी वो हुआ विक्टर था। इमैनुअल II था। उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उसे इटली को यूनिफाई करना है। तो सार्डिनिया पिटमान का राजा कौन था? यूएसपी नहीं, विक्टर इमैनुअल II। तो उसने क्या किया? ये काम कितने लोगों को सौंपा? 4 लोग इटली में हैं। एक याद रखो, विक्टर इमैनुअल II, दूसरा गुस्सीपी मजीनी, गुइसिपी गैरिबाल्डी। गुस्सीपी गैरिबाल्डी, और एक और हम बता रहे हैं। सर तो सर ये सार्डिनिया पिटमॉन सर एक ही है या फिर अलग अलग? एक साथ ही हैं ये। नहीं ऐसा विक्टर मतलब कि एक नहीं, ही ऐसा रीजन। नहीं, अरे ऐसा। एक ही रीजन। इमैनुअल। सर जो आपने ये किंग कहाँ का था? किंग ऑफ सार्डिनिया पिटमोन। या पीड, सर को शॉर्ट फॉर्म में सार्डिनिया पिटमोन। अभी बताते हैं, ठीक है। अब गुस्सीपी मजीनी कौन था? सर एक इटालियन वॉरियर था। गुस्सीपी मजीनी, सर वॉरियर था। ये बहुत लंबा व्यक्ति था। सो हाँ सर गुस्सीपी ये पता है मजीनी, ट्यूबलाइट से भी ऊपर तक हाँ था गुस्सीपी मजीनी वाज फिलोसोफर यहाँ से लेके उस ट्यूबलाइट एंड रिवॉल्यूशनिस्ट, ठीक है। तो ये था, ही वाज फाउंडर ऑफ, यंग इटली। फाउंडर ऑफ यंग इटली। क्या आपको ये बात मालूम है कि जो सबसे पुरानी संस्कृति है, कल्चर, पूरे यूरोप में किसकी है? ग्रीक्स की। सबसे पुरानी किसकी है? यूनान की सभ्यता। यूनान को क्या कहते हैं? ग्रीक।
तो यूनान की सभ्यता को क्या कहते हैं? कौन है ये यूनान? ग्रीक। तो ये जैसे इन्होंने पूछ लिया कि सब चीज़ें हमारी ग्रीक में है, अल्फा बीटा गामा हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं, यह साइंस के सारे। तो जब इनको ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीक्स भी इसी रीजन में है, तो उसमें उनको खदेड़ दिया, तो वहाँ के 2000 साइंटिस्ट भूखे प्यासे जंगलों में रहे और अपने साइंस के इक्विपमेंट लेके भागे, जमीन जायदाद नहीं लेके भागे। और वहाँ पे उन्होंने, उनका इतना प्यार था साइंस के प्रति, देवर्षों, और वहाँ पर भी उन्होंने अपना ये जारी रखा प्रयोग करना। तो देवर सो डेडिकेटेड टू, इसलिए हम जितने भी साइंस के नाम रखते हैं, चाहे बायो के नाम रखते हैं, होमो सैपियंस से कुछ भी नाम रखते हैं अपने, वो सारा किसके नाम पे रखते अल्फा बीटा हैं? गामा ग्रीक के नाम से रखते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, ग्रीक्स के बाद जो संस्कृति सबसे बड़ी आई है वो रोम की आई है। रोम में बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुए, सब कुछ हुआ। ये तो सब रोम में बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुए और सब कुछ हुआ। रोम के नाम पे हमारे 12 महीनों के नाम है, जैसे जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, ऑगस्टस के नाम पे अगस्त है, ऐसे 12 महीनों के जो भी नाम है वो रोम पे हैं। और जो संडे मंडे हैं वो वहाँ के देवताओं के नाम पर नाम रखे गए हैं। अब इसमें तो उनके भगवान संडे मंडे है। देखो जो भी है, मतलब वो पूरा नाम हमें याद रखना पड़ेगा, आप नेट पे देखिएगा। तो अब आप समझे, ग्रीक सबसे पुरानी कल्चर है, उसके बाद क्या है? रोम। तो रोम में अभी भी उन्होंने सब कुछ दे दिया, उन्होंने कहा बस हमको जो है 100-150 लोगों का एक वेटिकन सिटी दे दो, हम यहाँ पर रहेंगे। मतलब वो उतने में हम कहेंगे हम पोप है, हम रहेंगे, अब आके तुम सब ले लो, उसमें हम बस आराम से रहेंगे, तुम हमें संरक्षण दो, हमें सेना की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने उतना लेके बाकी सब दे दिया। और वहाँ पे सिर्फ पोप ठीक रहते है, हैं। तो वो ठीक है। अब आप देखिए दूसरी चीज हमने क्या बताई, गुसीपी मजीनी। सुन लीजिए भाई, आपको सब पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो हमें उन लोगों को बताना होगा ना। अब तीसरी चीज कौन है बताइए? गुसीपी गुसेपी। गैरिबाल्डी कौन था? फ्रीडम फाइटर। ये सर वो योद्धा फाइटर। सो ही हैज, उसने क्या किया? असेंबल्ड वेरियर्स टू विन ऑटोमन एम्पायर। इसको मर्चेंट नेवी को उसने उसने क्या किया बताइए? अब ये जो सेंटेंस है यहाँ से देखेंगे कि क्या है असली सेंटेंस, इसको पढ़ो। चलो, मजीनी क्या साइन कर रहा है? यंग इटली का एक वो प्रावधान साइन कर रहा है क्या? इटली है क्या? ये देख लो, ये बताने गुसीपी मजीनी एक सीट पर बैठा हुआ है और यंग इटली का फाउंडेशन कर रहा है। यंग इटली है क्या? यंग यूरोप था पहले, ठीक है? ये इस तरीके से कि मतलब पूरे यूरोप में क्रांति फैल रही थी, फ्रांस की क्रांति। तो उसने कहा कि अब हमें, जबकि जर्मनी यूनिफाई हो रहा है, सब कुछ यूनिफाई हो रहा है, तो इटली का भी एक हीरा है। तो अब हम देखेंगे कि किस सन से किस सन का हुआ, वो हम लिखाएंगे आपको। तो जैसे ये गुसीपी मजीनी है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये फाउंडेशन, ठीक है? ज़्यादा सुनना और कम प्रश्न करना, ठीक है? फिर हम बताएंगे, बाद में प्रश्न बताएंगे, अभी तो आप सुन लो ना, नहीं तो सुनने के बीच में प्रश्न करोगे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है बताइए? अभी आप बताइए क्या कर रहा है? क्या साइन कर रहा है? तो वो फाउंडेशन कर रहा है। जरा इंडियन देखो, यूरोप वो ऐसा पेपर साइन कर रहा है। ये कौन है? हिटलर। और गुसीपी मजीनी मार्चिंग फॉरवर्ड फॉर द यूनिफिकेशन लंबा ऑफ से इटली। कितना छोटा है? अरे लंबा उस ये कौन है? समय सर गुसीपी गैरिबाल्डी ये देखो, सुनते ही नहीं हो, फिर रोकना पड़ता है। ये कौन है? मदद की। नमस्ते बच्चों, हाउ नेशनलिज्म। आप जब सुनोगे नहीं तो सारी बात बिगड़ जाती है। पर वो तो रशिया में था ना। और ये उसके जैसे दिख रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली देख रहे हैं? ये देखो, सर कॉपी से, ये देखो, सर उसकी शक्ल मैच कर रहा है। So, a tall ये personality, Giuseppe Mazzini marching forward for the unification of Italy. ये कौन है? उस गुसेपी समय गैरिबाल्डी। Giuseppe गैरिबाल्डी भी नेवी इटली के यूनिफिकेशन में मदद की। सर आपने फोटो से लिए तो विक्टर इमैनुअल टू, जो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा ये था देखो। और उसका मंत्री, इन दोनों ने मिलकर इस इटली के यूनिफिकेशन को
अंजाम दिया। दिस इज विक्टर इमैनुअल टू अब सार्डिनिया इसका मंत्री ढूंढना पड़ेगा। एंड ही ओनली हाँ कौन? यूनिफाइड इटली। चलो इटली उस समय इमैनुअल है। चीफ मिनिस्टर के केवूर, डी केवूर ना, कैमिलियो डी केवूर, देखो ये नाम भूल गए थे। सो कैमिलो डी केवूर, चीफ मिनिस्टर था जैसा बोला। ये जो यहाँ पर है 4 लोग हैं। गुसीती गैरीबाल्डी ने किसको क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियर्स इन साउथ इटली। ही हैज ऑटोमन एम्पायर। ऑर्गेनाइज्ड, सर वो इमैनुअल है, ये इमैनुअल है। स्पेलिंग बाद में ठीक कर ली जाएगी। बताओगे अभी कोई बता देगा, ठीक कर देंगे। यहाँ सुनो, he has organized वॉलंटियर। volunteers in सही है। South Italy, किसके लिए? To free the region from Ottoman Empire। ऑटोमन एम्पायर। पहले टर्की बहुत बड़ा था, खलीफा लोगों ने जीत लिया था, फिर खलीफाओं में मार होने लगी, हम खलीफा बनेंगे, तुम सब एक दूसरे को मारने लगे। तो उसमें इतनी अपनी खिलाफत के लिए लड़ाई होने लगी कि हम बनेंगे तुम बनेंगे, आपस में जाके मार ही आते थे जो खलीफा बनता। तो उसकी वजह से उनमें फूट पड़ गई। तो उसकी वजह से जो बाल्कन स्टेट के लोग जो पहले खलीफा के अंदर में थे, उनको मौका मिल गया, अरे खलीफा तो लड़ रहे, चलो हम भी आज़ाद हो जाते। समझ आई बात की नहीं? बाल्कन स्टेट क्यों आज़ाद हो गए? सो टू फ्री साउथ इटली, इटली फ्रॉम, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर। अच्छा, इसको कैमिलो डी काबूर को वहाँ का आर्किटेक्ट भी कहा जाता था। ये बहुत कैमिलियो? दूर, हाँ, कैमिलो डी काबूर। अब सर देखो, आपने बताया था काबूल। कैमिलो डी काबूल। काबूर was minister ना मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट। of that is Sardinia Piedmont। सर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर, सवाल करने Piedmont, तो ये वहाँ का था। अब इसके बारे में पढ़े हम सर। कि सर इसके एक बार लिखा दो सर, उसके अंदर सर जो ऑटोमन एम्पायर सर उसके अंदर साउथ प्लेट की सब हम दिखाएंगे ना आपको। अभी आप एक करके हम इसका नाम क्या था? कैमिलो डे कैमिलो डी काबूर। ये भी एक पॉइंट है क्या? सर ये भी एक पॉइंट है। 4 लोग हैं। एक ये, जब भी ग्रीक, जब भी नाम आएगा जर्मनी का तो 2 के नाम आएंगे, सर CAB अरे नहीं, कैसर विलियम और ऑटोमन। बिस्मार्क। और जब इटली का नाम 4 आएगा, नाम आएंगे। विक्टर इमैनुअल, गुइसेपे गैरीबाल्दी, गुइसेपे मजीनी और कैमिलो डी काबूल। 4 आ गए। अब हम इनके बारे में पढ़ें। यहाँ बताया जाएगा, ध्यान से सुनो। प्लस ऑटोमन एम्पायर यानी खलीफाओं के अंडर में था, थोड़ा ऑस्ट्रिया के अंडर में था, थोड़ा रोम के अंडर में था। तो उन सबको यूनिफाई करने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल टू को मिली। चलो फिर से रोकते हैं, माही ने बीच में बोल दिया। सर जूम आउट अब फिर से सुनो। इमैनुअल टू सार्डिनिया पीडमोंट का किंग था एंड ये किंग है विक्टर इमैनुअल। यूनिफाइड इटली। अभी इटली देखो, उस समय थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर यानी खलीफाओं के अंडर में था, ठीक थोड़ा है। ऑस्ट्रिया के अंडर में था, थोड़ा रोम के अंडर में था। तो उन सबको यूनिफाई करने की वो करना जिम्मेदारी था। विक्टर इमैनुअल टू को मिली। ये कौन है? एंड विक्टर इमैनुअल टू लेड द विक्टर यूनिफिकेशन इमैनुअल ऑफ इटली। अच्छा, ये भी वही है। सो दिस इज द फोटो ऑफ ये विक्टर तीसरी बार इमैनुअल आगे टू, जो कि सार्डिनिया कोई बात पीडमोंट का राजा था। ये कौन है? ये यूनिफाइड इटली का भी किंग बना। ये देखो, विक्टर इमैनुअल टू इसका मंत्री ये कैमिलो डी ये काबूर। कौन है? ये बहुत चतुर मंत्री था और बाद में ये इटली का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना। सार्डिनिया पीडमोंट काउंट में डी ये मंत्री था काबूर। विक्टर इमैनुअल का। दैट इज कैमिलो डी बहुत काबूर चतुर मंत्री था, जरा देखो। विक्टर गलत स्पेलिंग लिखी इमैनुअल है। सर ये क्लैप अब देखो, एम वो आई ठीक बदल करेंगे, दो। स्पेलिंग छोड़ो, स्पेलिंग सब जगह अलग अलग। कैमिलो डी काबूर ऑफ, यहाँ अलग लिखी वहाँ अलग लिखी है, ये हम ही ने तो प्रिंट किया है। तो कैमिलो डी काबूर मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट। सत्ता भी हमारी जेब में है।
who contributed a lot towards unification of Italy and became first prime minister of Italy. ये लिखो, हाँ. अरे So who contributed a lot? तो सर विक्टर इमैनुअल को मार दिया उसने, नहीं. तो फिर वो भी नहीं बना। वो सर युद्ध में मर गया। A lot for unification of Italy. सर क्योंकि इसने सब कुछ करवाया था। हाँ, इसी पे तो सारी इसने- सब कुछ था. तो इसने लोग इसे मानने लगे। Italy and became first प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर. यहाँ जब यूनिफिकेशन हुआ तो उसके साथ ही साथ रिपब्लिक भी आ गया. यहाँ रिपब्लिक की कहानी अलग से नहीं है. और वहाँ कोड़े मार रहा था बिस्मार्क. सर मतलब 11 के सर 11 बिस्मार्क कोड़े मार रहा था. वहाँ रिपब्लिक की कहानी अलग से है 11th में, यहाँ नहीं है. समझ में आई? अब यहाँ बन गया प्राइम सर मिनिस्टर. इटली थोड़ा टेढ़ा है। खूब जैसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. हाँ सब वो चालाक कैसे था। वो चलो बड़ा- ये सारी चीजें बताई जाएंगी और हम अलग से भी दिखाएंगे कि कैसे. बट इतना जान लीजिए उसने कुछ स्किल्स की वो हम बताएंगे. इतना ध्यान रखो वो चालू है. पॉलिटिशियन था. अब देखो. और इसने इटली को यूनिफाई करने में मदद की. ये गैरीबाल्डी एक ट्रेटर था, ये लड़ाका था और इसने बहुत सारे क्षेत्र लोकल पब्लिक की मदद से जीत कर इटली में यूनिफाई किए. हॉल ऑफ मिरर्स में अल्टीमेटली इटली यूनिफाई हुआ और विक्टर इमैनुअल II को राजगद्दी मिली. सो द प्रोक्लेम्ड एज फर्स्ट किंग ऑफ ये देखो. इटली. तो ये किंग बन गया. मतलब ये और किंग बना. अभी भी वहां पर वो आई नहीं. रिपब्लिक इसका मतलब है कि कुछ अभी बाकी है. वो मंत्री, वो चीफ मिनिस्टर बना. और ये हॉल ऑफ मिरर है. ये भी जो हॉल ऑफ मिरर है ना, ये वर्सलीज में ही है, पैलेस ऑफ वर्सलीज. तो वहीं सब जा जाके अपना प्रोसेशन कराते हैं. हाँ, आपने बताया। तो हॉल ऑफ मिरर में वो राजा बन गया और कैमिलो डी काबूल को उसने क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. इतनी बात समझ में आ गई. इटली का यूनिफिकेशन का समझ में आ गया. ठीक है. ये ज्यादा लड़ाई नहीं हुई. रोम क्या हुआ कि कुछ चीजें हैं, इसने साउथ इटली को यूनिफाई कर दिया. रोम हैज हैंडेड ओवर इट्स टेरिटरी टू सार्डिनिया पिडमॉन्ट टू विक्टर इमैनुअल. लिख दो. रोम ने क्या किया बताओ? हैंडेड ओवर इट्स, और इसको गुसीपी मजीनी ने जीता. हैब्सबर्ग सर एक बार फिर से बता दो क्या क्या देखो. इसको किसने जीता? गुज़िपी मजीनी. सर ये था कहाँ का गुज़िपी गुसीपी मजीनी? मजीनी. अरे जेनोवा का था। जेनोवा का था। मजीनी. गुसीपी मजीनी ने जीता. रोम ने हैंड ओवर कर दिया. और इसको किसने जीता? हैंड ओवर किसको किया? इसको खलीफाओं ने। यूसीपी नहीं, हैंड ओवर नहीं किया. अच्छा गुइसिपी गैरीबाल्डी। वो यहाँ के लोकल कबीले लोगों से मिला और बोला कि तुम्हें लड़ना चाहिए. वो तुमको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं. फिर उन्होंने लड़ाई की और ऑटोमन एम्पायर से खुद को सर एक मुक्त बात कराया. सुनिए, उनको हथियार मिले या उन्हें पत्थर भाले से मारा? गुसीपी गैरीबाल्डी. हाँ सर, हैं? उनको गन मिली है, उन्हें पत्थरों से मारा। पत्थर मार मार के. अरे वाह। सो हैंडेड ओवर इट्स टेरिटरी टू गुइसिपी टू गैरीबाल्डी। विक्टर इमैनुअल. अब देख लेना इमैनुअल है कि इमैनुअल. ये सर कंफ्यूजन हो रहा है। इमैनुअल II. इमैनुअल है। हाँ, इसको कर दिया. और जबकि मजीनी सक्सीडेड इन, ठीक है, कैप्चरिंग द नदर्न पोर्शन ऑफ इटली. गुसीपी मजीनी ने क्या किया? नदर्न पोर्शन जीत लिया। और फिर सार्डिनिया पिडमॉन्ट भी। वो तो उसी के अंदर बता. गुसीपी अपनी ही जगह जीतोगे. गुसीपी मजीनी कैप्चर्ड. सर उस समय रोम का राजा कौन था? ठीक है. नदर्न रोम इटली. का खलीफा थे ना सर। अरे यार नदर्न इटली. उस समय रोम का अंत हो चुका था. बड़े बड़े लीडर थे, जूलियस सीजर, ऑगस्टस, और रोम पूरे जगह फैला हुआ था. रोमन एम्पायर आप देखोगे ना तो काफी बड़ा था, लेकिन वो लेड के ग्लास में पानी पीता था तो सब मर गए. अच्छा हाँ, लेड मिला दिया था। लेड, उन्होंने लेड की खोज की. लेड होती है ना शीशा धातु, और वो जहर होता है, उसमें हैवी मेटल पी पी के सब बीमार पड़े, सब मर गए.
captured northern Italy by fighting war. इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाए, बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने सभागार बनाया रोम ने। हाँ, जो देखने लायक है, बट धीरे धीरे वो सब लोगों ने तोड़ डाला। सर ये शायद 11 तो क्लोज में है। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई आपको। सर एक मिनट इन्होंने बाद में हॉल ऑफ मिरर में, तो ये बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड विक्टर इमैनुअल टू बिकेम द किंग ऑफ जो भी यूनिफाइड इटली। एंड अरे कितना लिखो देख लो, विक्टर सर आप ये इमैनुअल बिकेम, बस इतना ही तुम लिख दोगे, तुम्हारा इटली का सब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये यूनिफिकेशन है ना, इसमें सब कुछ है। जो एग्जाम यूनिफिकेशन आ जाए तो मार्क्स मिल जाते ये विक्टर इमैनुअल बिकेम एम्परर ना, एम्परर ऑफ इटली। कौन से यूनिफाइड इटली। इटली। इटली को सर आपने इडली लिखी है। इटली को उसने यूनिफाइड सर कौन? विक्टर इमैनुअल टू, जो सार्डिनिया पिटमंट का राजा था ना, जैसे जो कहीं कहीं का था, जैसे प्रूशिया का था हाँ। वो जर्मनी का बन गया, विक्टर इमैनुअल था वो इसका बन गया। सर एक ही बात चली। तो इटली ठीक है, बिकेम विक्टर एम्परर ऑफ यूनिफाइड इटली एंड टेकन ओथ इन हॉल ऑफ मिरर्स। इन सर ये फ्रांस में कहाँ पर था? मिरर सर वर्सेली। वर्सलीज, सर एक क्वेश्चन पूछो। पैलेस ऑफ वर्सलीज, नदी के किनारे। सर हाँ, सर जो जर्मनी का था सर, सर केसर विलियम सेकंड, सर उसमें सर फ्रांस के अंदर वोट कैसे लिए सर? वो तो सर उन्होंने तो लड़ाई की थी फ्रांस के साथ। ऐसे ही होता था सब मिल अरे तो इतने फ्रांस के क्या साथ कर लड़ाई की, फ्रांस को जीत लिया, वो कहीं भी घूमे। नहीं ऐसा नहीं, कैसे है ये तो हम फिर भी देखने लायक बात है, वो तो वहाँ ले रहा है। उनके पास सबसे अच्छा महल था ये, जैसे सर ये पता नहीं क्यों ऐसे- ड्राइंग्स करते थे ना, वो अच्छी आई सी ऐसे भी लगी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अच्छा, देखो। कैमिलो डी सुनो। क्लार्क बन गया। अब ये क्या है? गैरीबाल्डी वाज एक बहुत वफादार व्यक्ति। गैरीबाल्डी विक्टर इमैनुअल को जूते पहना रहा है कि ये लो इटली, तो तुम्हारे पैर में फिट नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा धक्का देके इसे तुम्हारे पैर में डाल देता हूँ। ही वाज ट्राइंग टू मेक फिट द शू ऑफ मुझे इटली। लगता है लड़ाई में इसके पैर कर लिए। नहीं, वो इटली वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। सो इट इज टू वियर बूट ऑफ इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, कि किस तरीके से दिखा रहा है सर इसमें कि नीचे जो बैठा वो कौन है? गैरीबाल्डी, सीपी गैरीबाल्डी वो बहुत वफादार जो है, मिनिस्टर उसे कुछ मिला नहीं, लेकिन वो विक्टर इमैनुअल और ऊपर कौन है? विक्टर इमैनुअल टू, अच्छा, सार्डिनिया पीडमांट मुझे का देख के राजा, लग रहा है। ये जो बगल में बना है वही तो पूरी इटली का हाँ। बना। समझ में आई बात? अब देखो था जिसने विक्टर इमैनुअल टू को ये यहाँ चित्र शूज बना है पहनाते हुए आपके दिखाया गया है कि कैसे वो बूट फिट कर रहा है। अब तो देखो गैरीबाल्डी ने जो ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्र में रीजन में था अधिकार में, उसको स्वतंत्र उसी ने तो कराया था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी along with ये देखो। विक्टर इमैनुअल टू, दिस पिक्चर इज depicted। पहचानते हुए फिर भी। ये दिखाया जा रहा है कि जूता ठीक से फिट नहीं बैठा, तोड़ दिया। उसका पैर ही टूट गया। लगता है वो तो सच्ची सर में ये लड़ाई विक्टर इमैनुअल है ना? अब देखो सर वो पदार्थ सर वो हाथ पकड़ के क्यों खड़ा है? क्या पता ये कौन है? द पिक्चर ऑफ गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी। लोकल पीपल की मदद से सर ये तो वो लग रहा है प्रीस्ट। इटली में उसके नाम पे डाल सिगरेट के पीता है, सिगरेट। यहाँ अब जरा देखो। दिस इज द इटली। इडली देखो, उसका इडली इसमें देखो। क्या है बताओ, क्या क्या चीज दिखाई गई? एक एक चीज देखो। जो सबसे ऊपर है वो किसके अंडर में है? उसके नहीं सर हैब्सबर्ग सर ये कुछ 9 कोई बात नहीं, ये इसमें किंगडम ऑफ सिसलीस, ये क्या दिखाया गया नीचे? किंगडम ऑफ सिसलीस जो थे वो थे हैब्सबर्ग के एम्पायर में, और जो पेपल स्टेट थे वो रोम के एम्पायर में थे, और जो टस्कैनी थे
वो ऑस्ट्रिया के है। अंदर में थे। और क्या आप किनारे में सार्डिनिया पीडमोंट देख रहे हैं? देख रहे हैं। तो पर सर आपने सार्डिनिया गलत बोल दिया। पीडमोंट का राजा ही पूरी इटली का राजा बना। और अगला मैप देखिए, वो यूनिफाइड इटली का है, सब एक ही सर रंगों से आपने रंगा है। गलत बोल दिया सर, आपने कहा किंगडम ऑफ बोथ सर, वो है उसमें है बर्गर का, पर वो सर, लेकिन लेकिन खलीफा में था। हाँ तो वही तो था, लिखा तो है। सर आपने इधर गलत बोला। आपने कहाँ बोल लिखा? सर अभी बोला ना मुझसे। वो मिसप्रिंट हो गया। तो एक और बताइए क्या बोला? फिर से देखो, अरे सर मैं मुंह से बोला। यानी जो किंगडम ऑफ सिसिली था वो किंगडम ऑफ सिसिलीज बोथ है। सिसिलीज, किंगडम ऑफ सिसिलीज है, नीचे लिखा सिसिलीज है, वो ऐसा ही होता है, सिसिली सिसिली बोला जाता है। सिसिली। तो किंगडम ऑफ सिसिलीज, तो सिसिलियों का जो राज्य था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, खलीफा। खलीफा के। और बीच में जो पोपन्स था ये पेपल स्टेट ये रोम का था। रोम के था। और ये था उसको टस्कैनी। हाँ है और ये है मेरी इसमें। ऑटोनिटी। ठीक है। और ये सार्डिनिया पीडमोंट है, ऊपर सार्डिनिया, नीचे क्या है? सार्डिनिया और पीडमोंट के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल टू। और ठीक है। मिनिस्टर था वो चार कैमल। नाम बताओ जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में मुख्य भूमिका निभाई है। विक्टर इमैनुअल टू, गुस्टिव मैज़ानी, गुस्टिव गैरिबल्डी, चार्ल्स डी कैमिलो डी कावूर। कैमिलो डी कावूर। मैं बताऊं दो नाम ऐसे बताओ जिन्होंने जर्मनी के मैं बताऊं। यूनिफिकेशन सर मैं में बताऊं सर 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 ऑटोमन और कैसे ठीक है। अब आगे देखो, पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये अलग अलग लोगों के शासन में सुनिए। था। ग्रीन ऑस्ट्रिया के अंडर में था, पिंक देखो। रोम के अंडर में था, चर्च के अंडर में। देखो कब कब इसने जीता। वहाँ पर ऑटोमन सर, ये भी बाद में बना सब हुआ है। यूनिफाई हो गया और अलग से जो दिखाया बुक गया में बना है। हाँ, उसके वो साइड में दिखाया गया। कब कब जीता तो ये देखो, यूनिफाइड इटली। of two Sicilies. So ये it देखो। was two Sicilies अलग अलग पूरा उसका शहर है। and it is unified ये भी Italy. बना It is the 3D diagram. ये 3D डायग्राम देखो इटली का, तो बीच में पहाड़ है। यानी बीच में उठा हुआ है, जितना रेड है वो उठा हुआ है। और सर, क्या जो है? ग्रीन प्लेन है मतलब वो माउंट्स हैं, 2000 किलोमीटर ऊपर के यूरल माउंट्स, माउंटेन। ठीक है। और जो यहाँ पर बाकी का आप देख रहे हैं कि किस तरीके का रीजन है, सार्डिनिया पिडमोंट देख रहे हैं और कुछ उसका प्लेनर रीजन भी देख रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप ऑफ तो सर वो इटली है। सार्डिनिया अगर आपको देखना है तो आप ये पिछला मैप This देखो। is the Italy. Pink color, blue color, green color. अगला ये देखना। अलग अलग लोगों के शासन में था। ग्रीन ऑस्ट्रिया के अंडर में था, ये सब Pink जीत लिया रोम के अंडर में गया, ये था, सब चर्च के पर्पल अंडर अब में इटली हो गया। था। और ब्लू वहाँ पर ऑटोमन था। बाद में सब यूनिफाई हो गया और वो अलग हो से सकता है दिखाया वहाँ गया जीता हो। सार्डिनिया पीडमोंट है जो साइड में दिखाया गया। So वो किंगडम of two Sicilies. Sir? So it was two Sicilies, Sir, वो अलग-अलग sir, cities थे, Ottoman उनका Empire के लिए kingdom है, सबसे and it is पहले unified sir, Italy. Sicily It is the से 3D मौके- diagram. क्या सर जब ऑटोमन एम्पायर सर जैसे कि गैरिबाल्डी इंडिया सर इससे पहले इसको ना तो देखा। ऐसा कहीं- सर जूसी पे मैजिक हमें पता नहीं, अगर ऐसा हुआ है देख लो, आपने पता, ठीक है ये देख लो। चलो The topography of unified ये Italy. इसकी टोपोग्राफी देखो, टोपो 3D Now मैप। we will see अब how ये the देखो, ये Greek War of important है। Independence has taken place. क्या Ottoman आपको Empire मालूम ने है? वहाँ पर ग्रीक पर किसका शासन था? सर खलीफा खलीफा का शासन था ऑटोमन एम्पायर का। जरा इसका मैप देखो, सुनो सही कह रहे हैं। और वहाँ पर उसने ऐसा विनाश किया, 2-2 हजार लोगों को मरवा दिया, सर, वो ऐसे ही अपने सी शोर के किनारे इसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और ग्रीक को बचाने वाला यूरोप में कोई नहीं था। तब वहाँ पर एक अंग्रेज आया राइटर, उसने कहा ग्रीक नहीं हमको सबसे पुराना कल्चर दिया, सबसे यूरोप को किसने कल्चर दिया? ग्रीक ने। अभी भी यूनानी दवाएं भारत में बिकती हैं, यूनानी को तो ग्रीक कहते हैं। यूनानी दवाएं जैसे होम्योपैथी दवाएं होती है, ऐसे यूनानी दवाएं होती हैं कि नहीं? यहाँ तो वो लोगों ने कहा कि हमें इसे मुक्त करना होगा, नहीं तो यूरोप का कल्चर हब है वही चला जाएगा। तो अब देखो ऑटोमन एम्पायर से इसको कैसे फ्री किया। ये देखो 18,000 ग्रीक्स को, इनोसेंट ग्रीक्स को मार दिया 18,000 गया। और ये रोमानियन पिक्चर से दिखाया जा रहा है रोमानियन कि ग्रीस पर पिक्चर कितना से। अत्याचार ये हुआ बना है। ग्रीक ने पूरे यूरोप को ये ऐसे ही बस मार देते थे, जिनको मिलते थे ना भूखे प्यासे ऐसे मार देते थे। कैसे मारते हैं?
ये मतलब गन से मार ज्ञान दिया दिया, इंटेलेक्ट दिया, कल्चर दिया। ये देखो, ये कौन है? ग्रीक को ही ऑटोमन एम्पायर ये ने ग्रीक का बहुत झंडा। ज्यादा टॉर्चर किया। देखो। So Greek War of Independence with Greek flag has किसका? taken place. ग्रीक Most का of the झंडा। European ग्रीस। countries have supported ये the कौन है? unification of Greek. खलीफा, ये उस समय का खलीफा था। सर इसका नाम क्या है? नाम लिखा हुआ तो लिखा हुआ, क्या लिखा है? खलीफा सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर का वहाँ का सुल्तान। हो गया। अब ये This देखो, is Sultan of Ottoman Empire सुनिए, who, सुनिए। was reigning on Greece. जरा ग्रीस का मैप देखो, Greek was ग्रीस कहाँ पर है? बोरा सर कोले में देखो कहीं आपको इसमें रेड कलर में है तो सर कहाँ? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना ग्रीस। नहीं, ग्रीस तो है, एम्पायर के बगल में। सर कोले में सर वो देखो ना सर वो इसके सब अंदर ठीक है। इटली का मतलब सब मैं ये देख रहा हूँ इटली के कंपैरिजन में कहाँ है? इटली कहाँ है? और इडली तो गायब ही हो हाँ गई। वही तो मैं देख रहा हूँ इटली छोटा सा होगा। कि ये ग्रीक आपकी बुक में बना हुआ है क्या? सर इटली पता तो चले ये सर, ग्रीक है इंडिया। का। अबे कहाँ देख रहा है? एशिया माइनर कई बुक में दिया है ग्रीक। हाँ इसमें अरे सर ऊपर करेंगे तो दिख जाएगा तुम्हें। वास्तव में हमें पता तो चले ग्रीक की यूरोप में लोकेशन कहाँ है। आप यूरोप का मैप देखो बुक में, उसमें ग्रीस है क्या? तो पता चल जाए। स्पेन है, मोरक्को कहाँ पे? सर पेज नंबर 6 ये रहा ग्रीस। अच्छा अच्छा, देख लो इसके उधर पर जो उस ग्रीस के उधर पर इटली है जो मैं देख रहा हूँ। आप देखो कौन से पेज पे? 6 पेज देखो, ग्रीस दिखा? अब ग्रीस के उधर है इटली, नहीं दिखा? ग्रीस किधर है? इटली देख रहे हैं। सर मुझे तो ग्रीस अबे दिख देख रहा रहे है। हैं। नहीं दिखा? लाओ। हाँ इटली ये दिख इटली रहा का है। है। ये देखिए ना देखो इटली के बगल में इधर ग्रीस है। सर ये रहा ना इटली। हाँ ये वही किंगडम ऑफ small सिसिली state। है। ये- तभी तो मुझे यहाँ इटली दिख नहीं रहा। अच्छा समझ में आई बात? ग्रीस के लेफ्ट में इटली है। सर एक ट्रीटी साइन हुआ था ना ट्रीटी ऑफ कॉल सर क्या ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल। हाँ हाँ। हाँ सर ये सर ग्रीस का था अभी देखो ये बहुत अच्छी बात कह रही, कंस्टेंटिनोपल की संधि। चलो इसी में पढ़ लेना, अभी दिखा देगा। यही देखो, ये देखो ग्रीक का मैप देख लिया आपने? जैसे मैकेडोनिया, ये सब वहीं के पुराने नगर हैं। स्पार्टा, ये सब यूनान, वो सब उसका है। अब आगे देखिए, देखो ध्यान से सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ इंग्लिश राइटर, तो एक इंग्लिश राइटर ने, इंग्लिश पोएट ने मदद की, पैसा इकट्ठा किया और बाद में उसने ग्रीक का झंडा। वो मारा भी गया एंड बट उसने ग्रीक को आजाद कराया। द फ्रीडम और डेथ, सो ये देखो। सच वाज द वर्ड ऑफ कल्वारीता ग्रीस। तो ये देखो। या तो आजादी चाहिए या मौत। दिस इज मतलब ये इंग्लिश राइटर है जो लॉर्ड बायरियन है, अच्छा समझ में आया? इसने बताया, और उनका एक जो खुद का फाइटर, सुन लीजिए, कल्वारीता, उसने कहा या तो आजादी ले लो या मौत ले लो, हमें तीसरी चीज कौन नहीं। बोला? कल्वारीता सर इसमें कहाँ का जैसे ग्रीक का सोल्जर था। उसने कहा उसका सिंबल क्या था? फ्रीडम और डेथ। सर ये तो पोएट है। तीसरी चीज, ये तो अंग्रेज था ना, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमको उसे आजाद कराना चाहिए। और वहाँ का लोकल फ्रीडम फाइटर कौन था? कलवा। देख लो ना, ये देखो अभी ये कितना फेमस डायग्राम है। ये लो इन्होंने बुक में भी देख भी लिया। Greek War of Independence with Greek flag has taken place. Most of the European countries have supported the unification of Greece. This is Sultan of Ottoman Empire who was reigning on Greece. अब जरा देखना वहाँ का लोकल Greek फुल स्क्रीन कर was देंगे। freed by the help of English writer. तो एक इंग्लिश राइटर ने, इंग्लिश पोएट ने मदद की, बहुत पैसा इकट्ठा किया। और बाद में उसने लड़ाई की, वो मारा भी गया। उसने खुद भी लड़ाई की, पैसा भी कटाया। ये पढ़ो देखो। द फ्रीडम और डेथ, ये क्या लिखा? Freedom फ्रीडम और और रेवोल्यूशन से देखेंगे। ये देखो इसमें ये ये था ना कलवा।
कलवारीता pertaining to बहुत आगे French rulers. अभी और आ गया यहाँ से नमस्ते। ये आया, नहीं आया ये देखो जूता पहना दिया। अरे गया था। आगे कलुआ 18,000 ग्रीक्स को, इनोसेंट ग्रीस को मार दिया गया। और ये रोमानियन पिक्चर से दिखाया जा रहा है कि ग्रीस पर कितना अत्याचार हुआ। ग्रीक ने पूरे यूरोप को ज्ञान दिया, इंटेलेक्ट दिया, कल्चर दिया, और अल्टीमेटली ग्रीक को ही ऑटोमन एम्पायर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। सो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद ग्रीक फ्लैग has taken place. Most of the European countries have supported the unification of Greece. This is Sultan of Ottoman Empire who was reigning on Greece, and Greek was freed by the help of English writer. English writer ने, English poet ने मदद की, पैसा इकट्ठा किया, और बाद में उससे उसने लड़ाई की, वो मारा भी गया। And जो इंग्लिश पोएट है उसने पैसा इकट्ठा किया। अब ये पढ़ो। Freedom or death. So such was the word of Kalvarita Greece. कलवारीता या तो आजादी चाहिए या मौत। This is the English poet, Lord Byron. ये देखो पैसा क्या इकट्ठा लिखा, किया और Lord ग्रीक में लड़ाई भी की, ये देखो। और ग्रीक को आजाद करा। अब यहाँ पर हम लिखें कि फ्रीडम मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली चाहिए ना, तो अब यहाँ पर ग्रीक किसके अंडर में था? खलीफा ग्रीक वाज यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस। ग्रीस वाज, सर ये यूनिफिकेशन देखो ग्रीस किसके अंडर में था? सर खलीफा ऑटोमन, अभी तो आपने हाँ उसी का तो किंग खलीफा था, ऑटोमन एम्पायर सर यानी सुल्तान खलीफा हाँ खलीफा था, ठीक है। सो ही किल्ड रूथलेसली 18,000 ग्रीक्स हाँ 18,000 रूथलेसली ऐसे ही मार देते थे वहाँ पर, मतलब चलते चलते फिरते मार देते थे, क्योंकि इनमें अब यहाँ पर देखो, सो ऑटोमन एम्पायर ही किल्ड रूथलेसली, कितने लोगों को मार दिया? 18,000 18,000 ग्रीकी सिविलियंस ऑफ ग्रीक। इतनी बात समझ आ गई? ग्रीक इतने लोगों को उसने मार दिया। अब जरा देखो कलवारीता ने क्या कहा? कलवा ये कौन सा अरे वो रीता, द फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम ये यही कैसा पॉइंट है फाइटर ऑफ ग्रीक। इन्होंने क्या किया बताओ? हैज रेज्ड स्लोगन, या तो मरो हाँ या तो मरो या खुद में मिला लो स्लोगन अरे वो फ्रीडम और डेथ। अच्छा ये बताओ बेरियान ने क्या किया? सर ये कलवा लॉर्ड बेरियान, बेरियों ने पूरे फंड कलेक्ट किया, लॉर्ड बेरियान रेज्ड, बेरियों ने बोला कि उनको मारो collected fund and later on फंड एंड लेटर ऑन died for Greek. गॉड फॉर ग्रीक। सही है, यही तो पहले ग्रीक तो वो मर भी गया, उसमें उसको कोई बीमारी हो गई और उसे बुखार से मर गया ऐसा लिखा बुखार से कालवाड़ीता से कालवाड़ीता कहाँ था? ग्रीस का। अच्छा कालवाड़ीता चालू था क्या? देखो नाउ लॉर्ड बेरियान इंग्लिश पोएट, पोएट ने पैसा इकट्ठा किया। लॉर्ड बेरियान उनसे उसे क्या मिला होता है वो बोला कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। अरे नहीं पर उन्हें उसने आवाज क्यों उठाई टैक्स लॉर्ड बेरियान रेज्ड फंड्स किसके लिए? फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक। इंडिपेंडेंस और ग्रीकी of Greece and later on died fought
वॉर भी लड़ाई की ये पोएट ने है ना, अगेंस्ट सर किसके अगेंस्ट में? सर खलीफा नहीं, सबके साथ और भी वहाँ के लोग थे ना। सर खलीफा के अगेंस्ट लड़ाई। सर आपने बैरियर लिखा है, सर बायरन लिखा है। बाइलॉन है, हाँ भाई BY आपने बोला मैं लेकर आऊंगा प्लीज। बाइलॉन एंड डाइड ऑफ, कैंसर फीवर। चलो नहीं बुखार से मर गया। हाँ, अब आगे देखो, ठंडा पानी देखो चला। बेरियन को देख लो, अच्छा दिखता है। ठीक है। लॉर्ड बायरन। ये देखो, ग्रीक के लोगों ने, ग्रीक के ट्रूप्स ने यूरोपियंस की मदद से ऑटोमन एम्पायर, कौन सा टाइटल? ये देखो, पायरेट्स के अंदर करेबियन। क्या? इसने पायरेट्स के अंदर करेबियन। हाँ। तो इसने ग्रीक के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर के एक शिप को जला दिया और फिर उसे जलसे के रूप में मनाया कौन गया। जलाया? ग्रीक के लोगों ने किसके सिर को? ऑटोमन एम्पायर, खलीफाओं के जहाज को, तो उसको जला दिया, तो जलसे के रूप में मनाया कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की। जरा देखो, नेवर ट्रूप को जला दिया। ये नेवर ट्रूप था, दिस इज द ये बर्निंग देखो। पिक्चर ऑफ नेवर ट्रूप। सेम फोटो सर। यही तो है ये। हाँ, ये दिखाया गया देखो, ऊपर एक शैतान की आंखें लग रही, तो ये लोग दिखा रहे हैं कि हमने उनके इतने सारे शिप जला दिए और वो हमने शैतान को समाप्त कर दिया। अच्छा सर तो शायद उसमें दिखा- खलीफा ठीक है सर। नहीं थे, लेकिन उनके जहाज तो जलाए गए, उनका बहुत सामान तो बड़ी जलाया गया। बात समझ में आई? हाँ सर। तो आप ऊपर आंख जैसा देख रहे हैं, धुएं में बादल, वो तो एडिटेड है। सर वो तो नाक और आंखें बनी हुई है। तो वो- ठंडी अब ये देखो, ग्रीस। स्केलेटन। तो ग्रीक ने जलाया उनके नेवल और शिप। सर ये फोटो कौन खींच रहा है इतनी क्लियर? नाउ ये कौन है? एलिगरी ऑफ द नेशन ग्रीस की देवी, who is now ग्रीक she is देवियाँ। now ultimately freed। देखो इसकी आजादी हो गई। ग्रीस के बारे में नाम समझ में आ क्या गया? है? ग्रीक ये दुनिया। ग्रीस के ये नए देखो। किंग बने। ऑटो ही वहाँ के राजा बने। ये कौन है? ऑटो। ऑटो, ऑटो चला। तो तो ग्रीस, यहाँ से ग्रीस ऑन द वॉल दीपार सर में नहीं ऑटो गया। होगा ना? एंड ऑटो, सर ऑटो होगा। लिखा तो है, यहाँ पे येलो सेशन होती है। लौटे जो बिकेम, ये क्या हुए? became first king of independent Greece। फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड ग्रीस। ग्रीस को बेचारा क्या यूनिफाई होगा, अपने को आजादी कर दे, है ना, लड़ रहा था अपनी आजादी के लिए, अपने अस्तित्व। ऑफ ग्रीस क्यों लिखा है? बिल्कुल गलत है, इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस लिखो। ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक। ऐसे इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड होगा। अब जरा देखो आगे, यूनिफिकेशन नहीं होगा? उसने किसको यूनिफाई किया? अपनी आजादी कर ली बस। अब देखो, ग्रीक के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस है ये क्या है? दिस इज ऑटोमन ग्रीस है। एम्पायर। इसने मोस्ट ऑफ द ये ऑटोमन रीजन्स एम्पायर, पर, बाल्कन स्टेट्स पर, ग्रीस पर अब सब बाल्कन पर पे आओ। कब्जा कर लिया था और सुल्तान इसके राजा हुआ करते थे, खलीफा इसके राजा हुआ करते थे। ये देखो, ये है ये ज्यादातर ऑस्ट्रिया, बहुत सारे जगह इसका राज्य था ऑटोमन एम्पायर। लोगों ने धीरे धीरे खुद को छुड़ा लिया। अब ऑटोमन एम्पायर के बारे में आगे देखो। एम्पायर है जो कि हंगरी, ऑस्ट्रिया और बोर्मिनिया इन सब में फैला हुआ था। ये क्या है? दिस इज, ये ऑस्ट्रिया का एक मंत्री था, पॉलिटिकल लीडर। उसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है। When France sneezes, then Europe catches cold। तो फ्रांस ने लीड किया था। So this is Metternich, Clemens von Metternich। तू और तेरे को ही पता है क्या है तब? ड्यूक मेटरनिच है, तो वो क्या है, वहाँ चांसलर था, फॉरेन मिनिस्टर था। फिर इसने साइन तो उसने- साइन करवाई थी। मतलब उसने बोला फ्रांस का इतना दबदबा है कि कुछ भी होता है तो पूरे यूरोप में उसका असर आता सर है। क्या? यानी इट इज द Power। डोमिनेशन ऑफ फ्रांस, जिसकी इन्फ्लुएंस। वजह से इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस के, अगर वहाँ कुछ भी होता है तो देखो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैला कि तो नहीं, मतलब फ्रांस यूरोप को दबा के रखता था। दबा के रखता था। लेकिन अभी जर्मनी का वहाँ दबदबा है, डोमिनेशन। जो नाटो कंट्रीज उसमें या यूरोपियन कन्फेडरेशन है, सबसे बड़ा देश कौन है? जर्मनी। जर्मनी। अब जरा देखो, अब आगे की बात पढ़ो। ये क्या है? ऑस्ट्रिया का एक फॉरेन मिनिस्टर था।
ये जगह इसलिए देखिए। बात है। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, अब ब्रिटेन ध्यान किस दीजिए। प्रकार से एकीकृत हुआ? Unification क्यों करा? सर कैसा है कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी छोटा है। संवत्सरिक सब ब्रिटेन है सिलेबस सर, आ ही नहीं रहा तो आ रहा है, वो आपने करा आप दीजिए यही ना। करा दिया तो आ ही नहीं। सर टाइम भी हो गया वैसे आ नहीं रहा है, लेकिन आप देखो दो लाइन का है ब्रिटेन, ये बुक में है, आगे आएगा, अभी नहीं है सिलेबस में। देखिए ये समझ आई बात की नहीं, ये बुक में है तो आएगा, Civic system हो पाएगा? हो जाएगा। ये देखो, हाँ सर मेरे आ रहा है सर मैंने मैम से एक बार पूछा था कॉन्सेप्ट से आपने बोला लिख दिया है। हाँ, ये चेक करो, ये आपके सिलेबस में है, डिलीट नहीं हुआ है, पढ़ो। हाँ अरे सर हमको भी सर ने कहा था कि आ रहा है। सुनिए जरा आप एक बार ध्यान से। ब्रिटेन was unified with Scotland and Ireland. अल्टीमेटली नॉर्थ आयरलैंड भी इसमें मिला। सो तीनों के फ्लैग एक साथ बाद में मिला दिए गए। दिस इज द नेशनल सिंबल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहीं आपके बुक में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड दोनों बने हैं? और ये जरा बैच है क्या? हमें तो हम अपना इसमें दिखाएं पिछला फिगर, कोई बात नहीं। नहीं ये देखो, अब हम सर ये दिखाते हैं ब्रिटिश ये नाउ ब्रिटेन was unified with Scot। ये देखो, इसमें क्या चीज दिखाई गई है? स्कॉटलैंड आप देख रहे हो ऊपर, हाँ। तो अब बगल में आयरलैंड है, ये रहा। हाँ सर दिख गया। ग्रेट ब्रिटेन है, उसके ऊपर दिख नहीं रहा, बट वो नीदरलैंड स्कॉटलैंड है। नीदरलैंड इतनी ऊंचाई पे नहीं है, नीदरलैंड नीचे है, ठीक है, नीदरलैंड ऊपर। तो ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर कौन सा है बताओ? स्कॉटलैंड। कितना ही ब्रिटेन बन पाया। तो ग्रेट ब्रिटेन ने सबसे पहले किसको मिलाया? मैं बताऊं सर स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड। को। इसमें यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन है और इसके ऊपर कौन है? ये यूरोप है, और यहाँ पे कौन है इससे जुड़ा हुआ? ये है आयर, और ये क्या है? स्कॉटलैंड, और ये क्या है? ब्रिटेन। हाँ। ब्रिटेन ने सबको जीत लिया था, तो इसका नाम क्या पड़ गया था? Great Britain। सर यूके ग्रेट ब्रिटेन। अभी नहीं, United Kingdom आ गया। जब वो नीदरलैंड को ऐड समझ में आएगा? होगा। सर आयरलैंड को ऐड आप करो। अपने मन से बता रहे हो। अभी देखो, जब स्कॉटलैंड हुआ तो क्या हुआ? अब आगे देखें। Great स्कॉटलैंड में जो वहाँ मैन है वो लंबी टोपी और फ्रॉक पहनते हैं, वो वहाँ की स्कॉटिश ड्रेस है। अब जरा देखो, सुन लीजिए तो बताएगा। तो मजा आता है। ये देखो, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। अल्टीमेटली नॉर्थ आयरलैंड भी इसमें मिला। सो तीनों के फ्लैग एक साथ बाद में मिला दिए अब गए। ये दिस देखिए। इज द नेशनल सिंबल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, दैट गॉड एंड माई राइट। सो गॉड एग्जिस्ट करता है और हमारे अधिकार भी सच इज। अब ये देखो, नाउ हियर वी आर सीइंग सर क्या ये देखो, ये किसका मैप है? सबसे पहले इंग्लैंड। स्कॉटलैंड का मिला का ये बना, हाँ देखो। और आयरलैंड का मैप कैसा था? ऐसा तो अब अगर ये मिल जाए तो कैसे बने? तो क्या ये आज का मैप है? सर आपने तो बोला था गोल्डन हमको क्या पता, हम तो हमें ध्यान नहीं रहता ना चीज़ों का, तो हम एक तरीके से आइडिया देते हैं, जब चीज़ें दिखाते हैं तभी तो पता चलता है उसका हमको। नाम क्या पड़ा? बात समझ आई कि नहीं? अब आपको क्लियर चीज़ समझ में आ गई कि नहीं कि ये है? तो सर, वो इस- स्कॉटलैंड के साथ में क्या नाम पड़ा? अब स्कॉटलैंड के साथ है तो इसने यूनिफिकेशन कर लिया, तो नाम क्या था? नाम कुछ नहीं पड़ा। फिर जब इसके बाद आया तब फिर इसका नाम पड़ गया यूनाइटेड किंगडम। फाइनली इसका नाम क्या हुआ? और ज़्यादा अंतर नहीं है 1606 और 1601 में। ये देख लो, ये 1801 है, ये क्या है? सर, बहुत महंगा है। 1606 200 200 साल का गैप है। और आयरलैंड को तो इसने जबरदस्ती मिला लिया, आयरलैंड को इसने जबरदस्ती मिला लिया अपने अंदर। अब देखो, दैट इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड का झंडा मिला तो ये फ्लैग बना, और आयरलैंड का मिला तो ये बना। सो इट इज द यूनिफिकेशन ऑफ ये क्या चीज़ है? स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ट्रीटी Treaty ऑफ of Union was signed with देखो, ट्रीटी ऑफ यूनियन वाज साइन, ठीक है, बिटवीन किसके किसके बीच में? सर स्कॉटलैंड आयरलैंड और इंग्लैंड सर फोर्स को ट्रीटी ऑफ लिखा हुआ है यूनियन वाज साइन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। अब कब साइन हुआ? आयरलैंड को तो जबरदस्ती मिला लिया, वहाँ का यूनियन की जरूरत थी। वो उनकी बात नहीं सुनी आपने? खजेंद्र
क्लियर बता रहे हैं? मिला लिया, बोला वो डोमिनियन था ना, मेरा डोमिनेशन है, बोल दिया उन्हें आज से ये भी मेरा हिस्सा। और बोलने से हो गया। हाँ यही हुआ। वो माने थे उसके पास उतनी ताकत ही नहीं थी, पूरे देश का, पूरे विश्व में जो राज करना, उसकी बात कौन नहीं मानेगा। सर तो ऐसे तो यूक्रेन को अब ये रशिया ने बोल दिया ये दोनों हिस्से मेरे हैं, यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। अब देखो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किसके किसके किस साइन हुई? सर आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ये देख लो कितना अच्छा बताया इन्होंने, सब लोग लिख लो कि ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर, हर चीज मतलब इनकी जुबान पर है। ट्रीटी ऑफ यूनियन कॉन्स्टेंटिनोपल अभी मैंने बताया, हर चीज इन्हें मालूम है। अब देखो इंग्लैंड है, सबसे पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ। ये जरा देखो ये क्या है? ब्रिटानिया की हुकूमत बरतानिया, पूरे वर्ल्ड में, पूरा जो ब्रिटानिया है ना या बरतानिया, उसका पूरे विश्व में साम्राज्य, ये दिखाया जा रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन ने पूरे विश्व में इसने क्या किया है। एक ऐसा था कि ब्रिटेन में सूरज कभी अस्त ही नहीं होता सर था। चाइना के ऊपर नहीं बना पाया। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। रेन कर रहा था, लगभग पूरी अर्थ उसके अंदर में थी। मैं पहले ही देख लिया। The same is shown by some data. रोमन पिक्चर्स में कपड़े नहीं दिखाए, रोमन जो उनका लीडर है ना कॉम्पस, उसने जितने स्कल्पचर्स बनाए हैं वो उसका मतलब है कि वो बिना कपड़ों के ही बनाए हैं। कॉम्पस अगर आप रोमन पिक्चर देखोगे, अभी देखो उसमें कोई वो नहीं, उनका अपना कल्चर है। सर तो वो खलीफा वाले हुए। खलीफा, ये देखो इसीलिए तो खलीफाबाद है। अब आगे देखो, ये देखो उस समय वो पूरे वर्ल्ड में रेन कर रहा था, लगभग पूरी अर्थ उसके अंदर में थी। अर्थ ये देखो Same is shown by some पूरी data अर्थ उनके अंदर in है। this सर चाइना that थोड़ी ना ये थी। बुक बना हुआ है, other deities, सारे देवी देवता उसको आशीर्वाद दे सारे रहे देवी हैं। देवता आशीर्वाद दे, उसी के अंडर में है। सर ब्रिटानिया। अच्छा अब देखो United Kingdom, this is the yellow portion in which Scotland, Ireland and England is known as the Great Britain of Europe. तो यूनाइटेड किंगडम क्या है बताओ? दैट इज इन तीनों का जो संगठन है उसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। अच्छा ये जो घुटनों पे बैठा ये कौन है? सर स्कॉटलैंड का और वो राजा। क्वीन विक्टोरिया। हाँ सर तो इन लोगों में वो जब उसकी पहले थी क्वीन, अभी तक जिंदा है। हाँ अरे और यार अरे 200 साल की है क्या वो? हाँ लेकिन अब सर जिंदा है। सर उसकी वो तो बेटी- एंसेस्टर्स है। वही है सर उसकी बेटी होती है वो होती क्वीन है। विक्टोरिया वही है। तो ये जो यहाँ पर है विक्टोरिया, तो उसी का ही अभी है। अब जरा देखो, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड के लोग जब अपनी ड्रेस पहनकर वहाँ के संसद में पहुँचे तो इनका भद्दा मजाक उड़ाया गया। बोला ये तुम क्या ड्रेस पहन कर आए, ये ड्रामा सेंटर है क्या? तभी इन लोगों को पता चल गया कि हम ठगे जा चुके हैं। और आज भी 1.5 साल पहले स्कॉटिश लोग निकले थे, बोले हम ट्रीटी ऑफ यूनियन को नहीं क्या मानते सर, हैं ड्रेस और पहन- हमको स्कर्ट पहन के गए थे वहाँ पर अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस। स्कॉटलैंड के लोग भाई अब हम लोग एक हो गए हैं तो एक साथ बैठेंगे संसद में, तो उनका भद्दा मजाक उड़ाया गया। बोला कि ये तुम्हारा ड्रेस कोड है पहले ही दिन। और फिर अरे की एडवांस है हम लोग और तुम लोग इतने पिछड़े हो, ऐसी ड्रेस पहनते सर हो। अभी तक ये लोग तो ऐसे फिर कपड़े स्कॉटलैंड बीच बीच में भी खूब आवाज उठाता रहा। अभी भी उसने आवाज उठाई हमें इंग्लैंड के साथ नहीं रहना। और अभी भी जो आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, हाँ। स्कॉटलैंड ने अपनी ड्रेस में यहाँ पर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में उसने डांस किया। उसने दिखाई कि हमारी गवर्नमेंट है क्या? नहीं है ट्रीटी ऑफ यूनियन है क्या सर सर? ओलंपिक कि भाई तुम मेरे साथ हो ट्रीटी ऑफ यूनियन में। अब देखो आगे का, United Kingdom. Act of Union is signed between ये देखो colored Scotland and the Lady of England. Now freedom struggle of Poland. पोलैंड रशिया के अंदर में था और रशिया ने पोलैंड के लोगों को पॉलिश लैंग्वेज बोलने से मना सुनो कर दिया जरा। था। सर ये ये जान रश- निकोलस पॉलिश बोलने से मना कर। पॉलिश लैंग्वेज बोलने से किसको मना किया? ये सर एग्जांपल में भी दे सकते हैं। हाँ तो पॉलिश लैंग्वेज बोलने से मना किया। सर लेकिन यहाँ पे कुछ सर आया क्या उसमें भी- आपके मैप में रशिया के बगल में पोलैंड दिखाया गया है? सर, ये तो यहाँ पर जो भी है यहाँ तक रशिया है और ये क्या है? रशिया और ये पोलैंड है। तो इट मैनी ऑफ द कंट्री वांट टू एनेक्स इट, उसे हथियाना चाहते थे।
ये कौन है बताओ? ज़ार निकोलस। हाँ, तो मैंने ये तो अब जरा देखो। ये देखो ये कौन है? ज़ार निकोलस II ऑफ रशिया। इसने पोलैंड के लोगों को बोल दिया कि तुमको बाइबिल पढ़नी है तो रशियन लैंग्वेज में पढ़नी है, तुम पॉलिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते। यहाँ के लोग क्रिश्चियंस हैं ना, तो अब जरा देखो पोलैंड के लोगों को इसने बोला, उन्होंने लैंग्वेज को ही अपना बना लिया कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करें। ये देखो रशिया का निकोलस II है, उसने वहाँ के चर्च को और पोप को बोल दिया था आप रशियन लैंग्वेज में बाइबल पढ़ोगे और पोलैंड की लैंग्वेज में नहीं पढ़ोगे, पोलिश लैंग्वेज में। दिस इज निकोलस II। इससे वहाँ के लोगों में एजिटेशन हुआ कि उनकी लैंग्वेज उनसे छीन ली गई है, एंड अल्टीमेटली तब पोलैंड में भी एक इंडिपेंडेंस के लिए वार शुरू हुआ। दिस इज द ऑरेंज कलर रशिया, रशिया के बगल में छोटा सा पोलैंड। दिस इज अलेक्जेंडर II। देखो कितनी शान और शौकत है। बाय द रशियन किंग्स। सर ये हॉल ऑफ मिरर्स है। नहीं ये अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा। वहाँ जार निकोलस की पत्नी को अलेक्जेंड्रा कहा जाता है। तो वो वहाँ अपनी सखियों के साथ किटी पार्टी कर रही है, शान और शौकत के साथ कर रही है। दारू नहीं पी रही है, ध्यान से देखो। किटी पार्टी बोलना तो दारू। ये देखो बाइबल पढ़ोगे और पोलैंड की लैंग्वेज में नहीं पढ़ोगे, पोलिश लैंग्वेज में। दिस इज निकोलस II। ये देखो वहाँ के लोगों में एजिटेशन हुआ कि उनकी अब देखो लैंग्वेज कितनी अच्छी पार्टी हो रही है। एंड अल्टीमेटली तब पोलैंड में भी पोलैंड देखा आपने? के लिए बात हम लास्ट में बिल्कुल लास्ट में ये सर देखो बाइबल पढ़ोगे और पोलैंड की लैंग्वेज में नहीं पढ़ोगे, पोलिश लैंग्वेज में। दिस इज निकोलस II। इससे वहाँ के लोगों में एजिटेशन हुआ कि उनकी लैंग्वेज उनसे छीन ली गई है, एंड अल्टीमेटली पोलैंड में भी एक पोलैंड देख रहे हो छोटा सा, यही दिखाना चाहिए। पोलैंड कहाँ है पोलैंड? वो ऑरेंज कलर रशिया एंड पोलैंड। ये देखो दिस इज द अलेक्जेंडर II। So very lizard like style ये देखो क्या लाइफ by the Russian kings। अलेक्जेंडर नहीं है, सब सखियां। निकोलस अब पोलैंड देखो। Now this is the Poland। हाँ लाइट येलो कलर में पोलैंड दिख रहा है, तो पोलैंड का यूनिफिकेशन हो गया और अल्टीमेटली तो ये क्या चीज दिखाई गई? पोलैंड गेटिंग इंडिपेंडेंस। उसने अपनी लैंग्वेज के आधार पर क्या किया? रशिया से। तो अभी भी 2 मिनट का रुक जाओगे। हाँ वो कौन से कहाँ पर थे? अलेक्जेंडर में। वो जार निकोलस के घर की शान और शौकत है, उसके महल वो की। घर है। हाँ महल है। अब देखो इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया, वहाँ के पोप ने ये देखो हाँ छोड़ ये क्या है? पोलिश लैंग्वेज में पॉलिश लैंग्वेज हो गई, ये पोलैंड आजाद हो गया। अब जरा देखो स्टेट ऐसा था जो माउंटेनियस रेंज से घिरा हुआ था और ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो ये रिमोट रीजन थे और यहाँ के लोग आपस में लड़ा करते थे। क्यों? जो बाल्कन क्षेत्र था, दैट इज हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ, बोलो इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ बाल्कन रीजन। सर ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इतना सही है? सर ये इटली के पीछे इसमें का कुछ करना ही नहीं है। ट्रीटी ऑफ यूनियन साइन हुई, उसमें स्कॉटलैंड को मिला दिया गया, आयरलैंड को जबरदस्ती मिला दिया गया, बोल दिया गया आई एंड डिक्लेयर्ड इज एज ए यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड लिख लो, आयरलैंड वाज एनेक्स्ड फोर्सफुली। सर आयरलैंड रेड के जैसे कपड़े नहीं पहनते। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड नाउ ब्रिटेन वाज नेम्ड एज यूनाइटेड किंगडम। सर नेक्स्ट लिख दिया तो फोर्सफुली। सर एंड देन ग्रेट होगा ना? ब्रिटेन नाउ वाज नेम्ड एस सर बहुत दिनों से United नाउ Kingdom। लगाएंगे फ्रॉम हाँ एंड देन वो अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है? वाज एनेक्स्ड फोर्सफुली एंड नाउ। अब इतनी बात समझ आ गई? हाँ। बाल्कन रीजन ऐसा रीजन है और इसके बीच में जमीन है क्या? बोलो, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है। और जब ऑटोमन एम्पायर अपने खलीफाओं के लिए लड़ रहा था तो कि यहाँ के लोग क्या करेंगे? जो कबीले लोग थे उनको मौका मिल गया, बोले हम लोग आपस में
जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हथियार है, एक कबीला दूसरे पे आक्रमण कर रहा है, सब बीच बीच में प्लेन एरिया है, बीच बीच में माउंटेन है, तो ये जो बाल्कन रीजन यही दिखाया जा रहा है, देख लो। तो बाल्कन रीजन क्या है, अब इसकी टोपोग्राफी दिखाएंगे 3D में, तो इसमें कुछ कुछ पहाड़ है और कुछ कुछ जमीन है, तो वो अलग है, आइसोलेटेड। जिसने जहाँ कब्जा कर लिया वो कब्जा कर लेगा कि नहीं। और अब चूंकि जो वहाँ इधर रहने वाले ऑटोमन एम्पायर है, वो लोग खलीफा के लिए लड़ रहे हैं, उनका ध्यान यहाँ से हट चुका है, तो इनमें लड़ाई शुरू हो गई। सर ये खुद के लोग सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपना लें, ऐसे 17 कंट्रीज के नाम है, वो अभी हम बताएंगे आपको बाल्कन रीजन में, वो हमें याद नहीं रहते हैं। हाँ ये जो सही बता रहे हैं, कौन कौन से नाम बता रहे हैं ये, देखो मैकाडोनिया, और क्या बता रही है, अल्बेनिया और मोंटेगोनेरो। नहीं सर, मोंटी कार्लो। हाँ ठीक है, चलो ये ठीक है। अब हम आगे इसी के नाम पे कंपनी बनी है। एक दूसरे से ये टेरिटरी देखो। छीनने के लिए, और इनमें युद्ध हो गया। खलीफा अच्छी तरीके से शासन नहीं कर पाता। ये जरा देखो, आप इसकी टोपोग्राफी देख सकते हैं, अलग टोपोग्राफी देखो, ये बाल्कन रीजन की टोपोग्राफी देखो, बीच में प्लेन एरिया है, फिर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो जहाँ जीत जाएगा तो नेचुरली उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो इसलिए बीच बीच में इनमें ये पूरा बाल्कन रीजन है जो इससे घिरा हुआ है, सर वाइट लाइन से व्हाइट लाइन से, तो इनमें युद्ध हुआ, ठीक है। अलग अलग जगह बहुत सारे रीजन्स थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की पकड़ इन पर, बोलो वो पहाड़ है और जमीन है, ठीक है। अब जरा देखो, अब देखो रीजन माउंटेनियस रेंज से घिरे हुए थे, सो दे अल्टीमेटली इजीली गॉट। समझ में आ गई पूरी बात, बाल्कन रीजन कैसे आजाद हुआ, आसानी से वो अपने आप को अलग कर लिए और इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दी। और फ्रीली रहने लगे। थैंक यू सर, हैव अ नाइस नाइट। उनके दादा